अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स के डिटेल लेक्चर के अंदर जो चैप्टर हमारा चल रहा था दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स, और इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज चल रही है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था दैट वाज लेक्चर नंबर 26, उसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स डिस्कस की थी और आज हम उसी बेसिक्स को आगे लेके चलेंगे और उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से समझ में आए तो इसका पीछे वाला लेक्चर देखा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं अभी 3 से 4 मिनट के अंदर सब चीज़ को समराइज करूंगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, लेकिन पूरे लेक्चर की जाहिर है बात फिर और होती है। ठीक है, साथ ही साथ ये लेक्चर किन लोगों के लिए? मेरा बेटा, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना चाहते हो और आप किसी भी बोर्ड से हो, बच्चा मुझसे आके सवाल पूछता है कि सर मैं सिंध बोर्ड से हूँ, क्या ये लेक्चर मेरे लिए है? मैं पंजाब से हूँ, बलूचिस्तान से हूँ, KPK से हूँ, फेडरल से हूँ, आगा खान से हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, ज़ियाउद्दीन बोर्ड से हूँ। बेटे सब के लिए है भाई, सिंपल सा चेक बता रहा हूँ ना। अभी तक मेजरमेंट्स मुकम्मल हो चुका, वेक्टर्स मुकम्मल हो चुका, काइनेमेटिक्स मुकम्मल हो चुका, डायनामिक्स ऑलमोस्ट अपने एंड के ऊपर है। आप पर्टिकुलर लेक्चर यहाँ से स्टडी करो और अपने बोर्ड की किताब में जाके देखो क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग तो पहले से ही लगी हुई होगी, आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ये बात डिस्कस की थी कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो बेसिकली मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन से क्या मुराद होती है कि प्रोजेक्टाइल जिस तरह से ट्रेवल करता है वो एक ही वक्त में 2 एक्सिस के ऊपर सफ़र कर रहा होता है, एक ही वक्त में 2 डायमेंशन के ऊपर फासला कवर कर रहा होता है। कैसे? देखो, मान लो प्रोजेक्टाइल पहले यहाँ था, उड़ते उड़ाते आपका प्रोजेक्टाइल आ गया यहाँ पे। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पे आ गया तो मेरा बेटा इस वक्त में इस प्रोजेक्टाइल ने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये फासला कवर किया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये फासला कवर किया, तो मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। साथ साथ मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी से क्या मुराद है? देखो, ये जो भी प्रोजेक्टाइल था मैंने इसको इनिशियली ऐसे लॉन्च किया था, मैंने जो वेलोसिटी दी थी वो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन मेरा प्रोजेक्टाइल सारी जिंदगी इसी डायरेक्शन में नहीं जाता रहा। जैसे अगर कोई फुटबॉल है, मैं किसी फुटबॉल को लात मारता हूँ, किक करता हूँ, तो फुटबॉल सारी जिंदगी ऐसे ऊपर नहीं जाता। फुटबॉल ऊपर जाने के बाद क्या होता है? नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? ग्रेविटी की वजह से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन करता है, साथ साथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, ग्रेविटी इसका रूट डिफाइन करती है। फिर हमने ये देखा था कि ये जो ट्रिजेक्ट्री फॉलो करता है, जो रूट फॉलो करता है, जो पाथ फॉलो करता है, दिस ट्रिजेक्ट्री इज टर्म्ड एज पैराबोला। क्या कहलाती है मेरा बेटा ये ट्रिजेक्ट्री? ये कहलाती है पैराबोला। अभी हम पहले इसी को डिफाइन करेंगे कि ये पैराबोला क्यों होती है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि जब प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ जाता है तो एक पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का ज़मीन से फासला कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। ये सब हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था ये जो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होती है मेरे बेटे वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। सिमिलरली जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होती है वो -g के बराबर होती है। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है और उसका वैल्यू कितना होता है? g होता है। एक्सेलरेशन होता क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल की कैसी होती है मेरे बच्चे? वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार। तो वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है? g के रेट से बदल रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेरिएबल होता है। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, फिर नीचे आते हुए वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है मेरे बेटे, ये सारी की सारी चीज हमने अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। ठीक है, जल्दी से इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें क्या पता है। आप हेडिंग लगा लेना,
डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ा और उड़ के यहां पे आ गया, ठीक है मेरे बच्चे, परेशान नहीं होना, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। अब मेरे बेटे ये वाला जो मेरे पास पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा था, ये था मेरे पास लॉन्च पॉइंट। ये कौन सा था बच्चे, ये था मेरे पास टारगेट पॉइंट, ठीक हो गया। लॉन्च पॉइंट से ऐसे उड़ता हुआ प्रोजेक्टाइल कहां आ गया भाई साहब, टारगेट पॉइंट पे आ गया। ये है मेरा बेटा जिसको हम कह रहे थे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि अभी हम थोड़ी देर में आगे चल के फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ये वाला फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला। यानी कि आपको अगर कभी भी बताना हो कि प्रोजेक्टाइल ने अपने पूरे सफर के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, तो आप एच के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो पूरी डेरिवेशन अभी करेंगे। सिमिलरली लॉन्च पॉइंट से लेके टारगेट पॉइंट तक एक्स एक्सिस के अलोंग आपका प्रोजेक्टाइल जितना सफर करता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो मेरे बेटे क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपके प्रोजेक्टाइल्स के लिए यही दो डिस्टेंसेस पूछे जाएं। सर मतलब बताइए, हमें मतलब समझ नहीं आया, और आसान करते हैं। मिसाल लो, लॉन्च पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में प्रोजेक्टाइल को लगे 2 सेकेंड, लॉन्च पॉइंट से यहां तक जाने में कितने लगे, 2 सेकेंड, तो यहां से यहां आने में भी 2 सेकेंड, यानी कि प्रोजेक्टाइल ने पूरा मोशन कवर किया 4 सेकेंड में, ठीक है। इस 4 सेकेंड में एक्स के अलोंग कितना फासला कवर किया, वो रेंज से निकल आएगा। इस 4 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, वो एच से निकल आएगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूं 1 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल कहां था, तो आप बोलोगे भाई 2 सेकेंड यहां जाने में लग रहे हैं, तो 1 सेकेंड बाद प्रोजेक्टाइल यहां कहीं होगा, भाई यहीं होगा ना प्रोजेक्टाइल, कहीं यहां से लॉन्च हो चुका और यहां कहीं होगा, यानी कि टाइम टी इक्वल्स 1 सेकेंड जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो यहां कहीं होगा। जब प्रोजेक्टाइल यहां कहीं होगा, क्या अभी इसने x के अलोंग कुछ फासला कवर किया है, आप बोलोगे सर बिल्कुल किया है, और y के अलोंग किया है, बिल्कुल किया है। भाई साहब ये इसने कवर करा है y के अलोंग, और अगर मैं यहां मार्क करूंगा तो मेरे बेटे ये उसने कहां कवर किया है, x के अलोंग। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे ये x डिस्टेंस बताओ कितना है और ये y डिस्टेंस बताओ कितना है, तो आप मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे। क्यों, x और y आप इन दो से निकाल ही नहीं सकते। h जो हाइट है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन एक खास मौके पे h के फॉर्मूले से जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा वो एक खास मौके का है। सिमिलरली रेंज के फॉर्मूले से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो एक खास मौके का है। बच्चे फिर समझो, गौर से समझो, फिर समझ में आएगा मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट निकालने का, लेकिन इनकी मदद से जो डिस्टेंसेस निकलते हैं वो स्पेसिफिक है। रेंज फॉर्मूले से जो चीज निकलेगी वो जब प्रोजेक्टाइल ने पूरा सफर कर लिया, तो स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक के दरमियान में एक्स एक्सिस के ऊपर कितना फासला कवर किया वो आपको रेंज की इक्वेशन से मिल जाएगा। पूरे सफर में मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी वो आपको एच वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। लेकिन अब मेरा जनरल क्वेश्चन है कि भाई कुछ टाइम के बाद जब प्रोजेक्टाइल ऐसे किसी भी पॉइंट पे होगा तो उसने कुछ एक्स कुछ वाई पर डिस्टेंस कवर किया होगा, वो आपने मालूम करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स और वाई पे, तो आपके जहन में आएगा सर मसला ही नहीं है, हमने काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, हम यूज करेंगे। मैं बोलूंगा एग्रीड, बिल्कुल सही, परफेक्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ एक छोटा सा मसला था, वो मसला हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मेरा बेटा वो मसला कुछ इस तरह का था कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप जहां लगाते हो वहां पे 2 प्रॉपर्टीज का फॉलो होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी, मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखता हो, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। दूसरा मसला, ये इक्वेशन किसी एक एक्सिस पे लग सकती है। आपने पिछला लेक्चर चूंकि गौर व फिगर के साथ देखा हुआ है, तो वहां पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये चीज साबित की थी कि थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो नेट एक्सेलरेशन होती है वो ए वाई यानी कि -g के बराबर होती है। और हमने ये साबित किया था कि प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन है वो मेरे बच्चे कैसी है, कांस्टेंट है। अब मसला कहां पे आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो कैसे है मेरा बेटा, 2 डायमेंशनल मोशन है।
जब 2 डायमेंशनल मोशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन एक वक्त में किसी एक एक्सिस पे लग सकती है, इसका मतलब मुझे x के लिए अलग लगानी पड़ेगी और y के लिए अलग लगानी पड़ेगी। इस चीज को नोट कर लेना। बच्चा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करके आ चुका होता है, लेकिन उसे यह बात नहीं पता होती कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन x पे अलग और y पे अलग क्यों लगा रहे हैं। अब शायद रीजन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ यह बुनियादी मसला है कि आप उसको एक वक्त में किसी एक एक्सिस पे लगा सकते हो। ठीक है मेरा बेटा, चलो देखते हैं अब जरा इसको हमने क्या करना है। देखो मेरे बेटे, आपको ये इक्वेशन तो याद आ रही होगी, S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, ये आ गई इक्वेशन हमारी। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस पे अप्लाई करूं, क्यों भाई, ताकि मुझे ये पता चल जाए इसने कुछ टाइम t के बाद ये x डिस्टेंस पे कितना फासला कवर किया x एक्सिस पे। देखो फिर समझो हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन के डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं, ताकि हमें यह पता चल जाए जैसे ही हमें कोई बोले कि भाई इतने टाइम बाद बताओ x पे कितना फासला है और y पे कितना फासला है, हम बता सकें। वो काम कर रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर लगाना है। अब देखो मैं इस इक्वेशन का ना मेकअप कर रहा हूं किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। गौर से देखना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, यहां x लिख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस के लिए क्या लिख दूंगा, यहां x, कितना डिस्टेंस कवर किया x के अलोंग। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी को हम v0 से शो करते हैं और x एक्सिस आ गया। टाइम, टाइम किसी एक्सिस का नहीं होता तो वो t ही रहेगा। अभी इसको साबित भी कर दूंगा क्यों। प्लस हाफ। अब देखो मेरा बच्चा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, यहां क्या आएगा ax और यहां क्या आएगा मेरा बेटा t स्क्वायर। ठीक हो गया, टाइम किसी एक्सिस का नहीं होता, टाइम x और y का एक जैसा ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें हमारी बेसिक से ये बात पता है, v0 x का जो फॉर्मूला था वो मेरे बेटे हमारे पास क्या था, v0 cos थीटा, और यहां पे क्या आ गया, t आ गया, प्लस हाफ ax कितना आ गया मेरे बच्चे, 0 आ गया, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही, x के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया, विच मीन्स x विल बी इक्वल टू v0 x इंटू t। इससे आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर आपसे किसी भी टाइम पे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल ने x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको दो चीजें चाहिए, सिर्फ दो चीजें, एक x कंपोनेंट की वेलोसिटी और दूसरा टाइम। आपको बोलता है बताओ एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने फायर किया, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये, और आप बताओ 2 सेकंड बाद उसने x एक्सिस पे कितना फासला कवर किया होगा। तो आपको रेंज की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस आफ्टर एनी टाइम t ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया। अब यही काम अगर मैं y पे करता हूं, गौर से देखना, सेम थिंग y के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अलग अलग एक्सिस पे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का मोशन 2 डायमेंशनल है और इक्वेशन ऑफ मोशन एक डायमेंशन को सपोर्ट करती है, तो मैं x और y को लगा रहा हूं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में यह बात भी डिस्कस की थी कि जो दोनों एक्सिस का मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो अगर मैं इसको y एक्सिस पे लगाता हूं तो जनाब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, यहां y लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या बन जाएगा, v0 y, टाइम एक्सिस का होता नहीं है, प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। ठीक हो गया मेरे बच्चे, सॉल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू v0 y इंटू टी प्लस का हाफ ay का हमें वैल्यू पता है, माइनस का g इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस साइन g के साथ क्यों आ रहा है, वेक्टर की वजह से, वेक्टर डायरेक्शन शो करता है। y विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा v0 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपसे कोई भी पूछता है कि भाई साहब हमें बताइए इतने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ने y पे कितना फासला कवर किया होगा, तो आप बता सकते हो। आपको टोटल दो चीजें चाहिए, क्या, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी और टाइम। वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी और टाइम पुट करोगे तो आपको y का पता चल जाएगा। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल यहां पर है, इस वक्त में इसके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप बता सकते हो आराम से, कोई मसला थोड़ी है। आप बोलोगे जिस वेलोसिटी से लॉन्च किया था वो बता दो, उससे आप x और y की वेलोसिटी निकालोगे, कितने टाइम बाद
वो टाइम पुट करोगे तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए ज़रा, एक चीज़ और, वो एक चीज़ और ये है कि हमने स्टार्ट में ये बात पढ़ी थी कि जो प्रोजेक्टाइल ये रास्ता इख्तियार करता है, जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, जो पाथ फॉलो करता है, वो कैसा होता है? पैराबोलिक इन नेचर होता है। पढ़ा था ना, कैसा होता है? पैराबोलिक इन नेचर है। अब वो पैराबोला क्यों होता है? क्योंकि वो पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो करता है। कैसे करता है देखते हैं ज़रा। देखो बच्चे, ये इक्वेशन नज़र आ रही है। इस इक्वेशन से अगर मैं t का वैल्यू निकालता हूँ तो t विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय v नॉट कॉस थीटा। यही बनेगा भाई, v नॉट x मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ लाके, यहाँ पे देखो ज़रा, समझना ज़रा, y विल बी इक्वल टू v नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय t की जगह पे क्या आ जाएगा? t की जगह पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय v नॉट कॉस थीटा। ये आ गया मेरा बेटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे बेटे? अब इसके अंदर आपको जो कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है या कॉमन आता नजर आ रहा है निकाल लेना। मेरा बेटा वी नॉट से वी नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां क्या बचता है? वाई विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाहर आ गया एक्स, माइनस का हाफ, ऊपर आ गया भाई साहब जी, अपॉन में आ गया वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में आ गया एक्स स्क्वायर। गौर से देखो, हाफ एज इट इज आ गया, जी ऊपर आ गया, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप नोट करो तो ये जो पूरी चीज है y इक्वल्स, ये पूरी चीज क्या बन गई मेरे बेटे? टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, माइनस का हाफ, ये बनता है g डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब मेरे बेटे जरा गौर से देखना यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छे तरीके से गौर व फिक्र के साथ देखो। जब आपने एक बार प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया, जब आपने एक बार प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया तो क्या क्या चीज कांस्टेंट होती है? देखो मेरा बच्चा, जब आपने यहां पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करा विद सम वेलोसिटी v नॉट एट सम एंगल थीटा, तो जब प्रोजेक्टाइल उड़ता हुआ जा रहा है तो क्या आप उसका थीटा चेंज कर सकते हो जिससे आपने लॉन्च किया था? नहीं। क्या उसका लॉन्च वेलोसिटी चेंज कर सकते हो? नहीं। देखो, जब आप थीटा चेंज नहीं कर सकते तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो गया? कांस्टेंट। जब आप उसकी लॉन्च वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते तो ये वाला पूरा फैक्टर भी क्या हो गया मेरे बच्चे? कांस्टेंट। अब क्या चीज चेंज हो रही है? x और y मुसलसल चेंज हो रहे हैं। सर वो कैसे? भाई जब प्रोजेक्टाइल यहां था तो उसने x पे ये फासला और y पे इतना कवर किया था। प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, x पे भी फासला बढ़ गया, y पे भी बढ़ गया। प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, x पे इतना हो गया, y पे इतना हो गया। प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, x मैक्सिमम हो गया, y कम होकर पूरा 0 हो गया। तो y चेंज हो रहा है और x चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो ये बनेगी y विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा की जगह पे आ गया a, साथ में आ गया x, माइनस का हाफ, ये जो कांस्टेंट है g अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ गया b, और आगे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरा बेटा एक अदद इक्वेशन होती है पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। तो अब आपने आज के बाद दिमाग के ढक्कन अपने खोल के रखने हैं। अगर कभी भी आपको कहा जाए कि द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, तो आपको उसका रीजन पता है। ऐसे हमने हवा में तीर नहीं चलाया कि वो पैराबोलिक इन नेचर। ये रही इक्वेशन, y इक्वल्स ax माइनस का हाफ bx स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पैराबोला की होती है। आप में से जो ए लेवल्स वाले हैं उनके तो कोर्स में खैर ये चीज़ शामिल भी होती है, और जो ए लेवल्स वाले नहीं हैं, आप लोग अपनी सेकेंड ईयर क्लास 12 की मैथ्स के अंदर कोनिक सेक्शन पढ़ोगे, वहां पे पैराबोला की क्वेश्चंस पढ़ोगे, तब आपको कोई याद आएगा कि उसने बताया था। क्लियर है मेरे बेटे? तो अगर मैं जल्दी से समराइज करूं कि हमने ये सब किया क्या है, व्हाट वी हैव डन। प्रोजेक्टाइल जब भी लॉन्च किया जाएगा, किसी भी टाइम के बाद आपसे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो आप बता सकते हो। आपसे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो आप बता सकते हो। एक्स और वाई की हमने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली, कैसे निकालना है बता दिया हमने। ठीक है, एक और चीज, जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहा था, वो लेक्चर देखा होना बहुत जरूरी है काइनेमेटिक्स का।
ठीक है। वहां मैंने बताया था सॉल्व करने की, इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने की दो अप्रोचेज होती हैं, एक स्केलर अप्रोच है और एक वेक्टर अप्रोच है। और अगर आप तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हो, सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा मैं वेक्टर अप्रोच लेके चल रहा हूं, क्योंकि किताब वाले वेक्टर अप्रोच लेते हैं प्रोजेक्टाइल में खासकर। क्यों, कैसे पता चला? ए वाई के साथ देखो मैं क्या लगा रहा हूं हर दफा, -g, और ए वाई के साथ जो -g लग रहा है उसमें माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर स्केलर अप्रोच लगती तो ऊपर जाते हुए -g होता और नीचे आते हुए +g होता, लेकिन वो चूंकि इतना अच्छा नहीं होता। वजह यह है कि इसके फवाइद अभी आपको ना इस लेक्चर और आगे वाले लेक्चर में नजर आएंगे कि हम वेक्टर अप्रोच को यूज करके ना इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए जरा, आगे चलते हैं, मजीद चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, आगे देखो। अब वंस अगेन ये मान लीजिए भैया हमारे पास हमारी ज़मीन है, आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता हुआ गया और यहाँ पे आके ज़मीन को स्ट्राइक कर गया। ठीक है मेरा बेटा, अब मैं वापस वही चीज़ बनाऊंगा जिसको देख देख के आप यकीनन अब तक बोर हो चुके होंगे। ये भाई साहब हमारा लॉन्च पॉइंट है, ये भाई साहब हमारा टारगेट पॉइंट है, ये भाई साहब हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब वंस अगेन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, फिर आगे चलना। जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, आपने यकीनन इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी। ठीक है, यहां आपका कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी होगा। ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो मेरे बेटे एक होता है हमारा एक्स कंपोनेंट और एक होता है मेरा बेटा हमारे पास हमारा वाई कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारा एक्स कंपोनेंट और एक होता है मेरे बच्चे हमारे पास हमारा वाई कंपोनेंट। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब वही वाले एग्जाम्पल है, वही चीज़ जहन में लानी है। प्रोजेक्टाइल को यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगे, फिर नीचे आने में भी कितने लगे? 2 सेकेंड। तो अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है 2 सेकेंड बाद प्रोजेक्टाइल यहां है, फिर 2 सेकेंड बाद यहां है। अगर कोई आपसे पूछेगा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बताएं, तो आसान है। मैक्सिमम हाइट पे देखो, ओवरऑल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, √vx² + vy²। चूंकि हमारी बेसिक्स अच्छी हैं तो हमें यह बात पता है कि जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो चेंज होता नहीं है, और वाई वाला जो है ऊपर जाते हुए कम होता है, नीचे आते हुए बढ़ता है, मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब मुझे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बताइए, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो बड़ी सिंपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? एक्स के बराबर होगी, और वो कहां पे होगी? राइट डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। पढ़ चुके हैं हम ये बात। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे जब प्रोजेक्टाइल फायर हुआ उसके 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बताइए, कितने के टाइम के बाद? 1 सेकेंड बाद। भाई मैंने अभी बोला अच्छा सर क्या हमेशा प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाने में 2 सेकेंड लेगा? अरे ना बाबा ना, मैंने मिसाल ली है। जाहिर है जब 1 सेकेंड हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल यहां से तो लॉन्च हुआ है, यहां कहीं पे होगा यकीनन। जब यहां कहीं पे होगा तो प्रोजेक्टाइल के पास एक्स कंपोनेंट तो उतना ही होगा जितना पहले था यहां पे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, लेकिन वाई कंपोनेंट पहले के मुकाबले में चेंज हो चुका होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? जो वाई कंपोनेंट है वो पहले के मुकाबले में क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा। क्यों सर? क्योंकि ऊपर जाते हुए जो वाई वाला कंपोनेंट है मेरे लाल मेरे बच्चे, वो क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जनाब आप ये बताइए कि 1 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल के पास क्या वेलोसिटी होगी, तो आप कैसे बताओगे? मैक्सिमम हाइट पे तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, तो आपने यहां 0 पुट किया यहां पे और x के बराबर निकाल ली। अब कैसे निकालोगे? यहां पे अब आप फंस जाते हो। तो हमें क्या करना है? जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। वही काम करेंगे। हमारे सामने हमारी इक्वेशन लिखी है, vf = vi + a × t। आपने इसे रिकॉग्नाइज किया होगा कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। वही प्रॉब्लम है इसके साथ भी। एक पहला प्रॉब्लम, ये ऐसे मोशन पे लगती है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एंड लकीली प्रोजेक्टाइल का मोशन थ्रू आउट कैसा होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दूसरी चीज, एक डायमेंशन को एंटरटेन करती है एट अ टाइम, तो हम एक्स पे अलग लगाएंगे, वाई पे अलग लगाएंगे। अगर मैं पहले इसको एक्स एक्सिस पे लगाता हूं, अब आपके जहन में यहां पे ये सवाल आ सकता है सर एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि एक्स के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। बिल्कुल सही है, लगा के चेक कर लेते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो यहां से आंसर भी वही आएगा। चेक करते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी vx। v से मुराद है फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस।
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा, वी नॉट एक्स प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, और साथ में क्या आ गया, टाइम आ गया। क्या बन गया, वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितनी होती है, 0। क्यों होती है, पढ़ा चुका। ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। ये देख लो भाई, वी एक्स इक्वल्स वी नॉट एक्स, क्या आ रहा है आपके पास निकल के, वी एक्स से क्या मुराद है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का, ये क्या चीज है, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज है मेरे बच्चे, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। और ये क्या चीज है, दिस इज इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स वेलोसिटी, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स वेलोसिटी या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो भाई साहब आप नोट कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी एक्स के अलोंग वही आ रही है जो इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। और ये बात हमने पहले थ्योरेटिकली स्टैब्लिश की हुई थी, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग यही इक्वेशन अप्लाई करता हूं, वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं यही इक्वेशन लगा देता हूं, तो देखो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस का ए वाई इंटू टी, यही बनेगा भाई। अब तो इक्वेशन का मेकअप करना आ गया होगा। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कितनी है, वी नॉट साइन थीटा, ए वाई की जगह क्या आएगा, माइनस का जी इंटू टी आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। साथ में वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी। तो मेरा बेटा ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी टाइम टी के बाद। क्लियर है। तो अब किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आपने क्या करना है, आपने फाइनल वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या कोई टेंशन ही नहीं है, आप आराम से यहां पे जाके निकाल लोगे, आपका मसला हल हो जाएगा। क्लियर है। आपको सिर्फ चाहिए क्या होगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी और आपको टाइम चाहिए होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हमने किस टाइम बाद निकालनी है। इसमें तो खैर टाइम भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स वाली वेलोसिटी थ्रू आउट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज हो ही नहीं रही होती। ठीक है। तो अगर आपको ओवरऑल वेलोसिटी निकालनी हो इन दोनों की मदद से, तो कैसे निकालेंगे, नेट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालनी होगी तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स क्या होता है, वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई, और वी वाई का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी का होल स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। ये आपका आ गया वी एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया वी वाई स्क्वायर। सिमिलरली मेरे बच्चे, जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी तो आपको एक बात ये बताई थी कि स्टार्ट में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो कुछ इस तरह का है, थीटा लाउंच एंगल। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है ये एंगल छोटा होता जाता है, चेक करो आपको नजर आएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूंगा ना, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, ये मेरा बेटा एक्स एक्सिस है, ये है एंगल, इसको फाई कह देते हैं। इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है और आपके पास इस पॉइंट पे फाई कितना होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। अजान हो जाए फिर चलते हैं। तो मेरा बेटा जब अजान शुरू हुई थी उससे पहले हमारी क्या बात चल रही थी बात कुछ ये चल रही थी कि स्टार्ट में आप लाउंच एंगल देखो ये रहा, थोड़ी देर बाद लाउंच एंगल कम हो गया। ये बात हमें वैसे भी पता है ना कि लाउंच एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, फिर नीचे की साइड पे बढ़ता जाता है, पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लाउंच एंगल निकालना है तो वो काम भी हम कर सकते। मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल लाउंच एंगल होता है ये हम कैसे निकालते हैं, वी नॉट वाई अपॉन वी नॉट एक्स से निकालते हैं, बेसिक वेक्टर्स अप्रोच। सेम किसी भी पॉइंट पे अगर आपने लाउंच एंगल निकालना है तो उस लाउंच एंगल को हम पहली बात तो फाई कहते हैं। टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, और मेरे बेटे वी वाई कितना है आपके पास, वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, वी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा भाई साहब, वी नॉट कॉस थीटा। क्लियर है। यहां पे आके मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपने निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे आपका जो फाई होता है, फाई बेसिकली है क्या, फाई वो एंगल है जो नेट वेलोसिटी बना रही होती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। स्टार्ट में नेट वेलोसिटी जो एंगल बनाती है उसको थीटा कहते हैं, फाई थीटा होता है, थीटा लाउंच एंगल होता है। जैसे जैसे आगे जाते हो वो फाई कम होता जाता है, इस पॉइंट पे आगे 0 हो जाता है, फिर नीचे की तरफ यानी कि इस पॉइंट पे आएगा तो आप देखोगे ये इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट पे आएगा तो वो फिर इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उम्मीद है मेरे बेटे पॉइंट समझ आ गया होगा। तो आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है तो वो काम भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है।
अच्छा, इतने हिस्से को कॉपी कर लो मेरे बेटे। यहीं से हमने एक पॉइंट और समझना है और फिर हम आगे चलते हैंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमें जब कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च होगा, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च होगा तो मेरा बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम के बाद वो x के ऊपर कितना फासला कवर कर चुका होगा, y पे कितना फासला कवर कर चुका होगा, या उसका x और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं। हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब यही फॉर्मूले क्या इंफॉर्मेशन देंगे ये भी समझ लो जरा। इसको जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है बच्चे। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ में आ जाएगी। देखो मेरा बेटा, आपके पास ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है मेरा बेटा। अभी हम जिस प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे ना, अभी तो हम जनरल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, अभी लेटर ऑन हम पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन को। अभी तक हमने जितना पार्ट पढ़ा है ये पार्ट सारा का सारा सब प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। कब से? प्रोजेक्टाइल मोशन जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। एक हिस्सा कहलाता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक कहलाता है नॉन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी कहते हैं या इम्प्योर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है? अगर आप वीडियो की थंबनेल देखोगे तो उसमें एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन की पिक्चर लगी हुई है, एक इम्प्योर प्रोजेक्टाइल है। फर्क क्या है समझना। देखो मेरा बेटा, ये है आपका लॉन्च पॉइंट, जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये है आपका टारगेट पॉइंट। अगर लॉन्च पॉइंट, टारगेट पॉइंट एक ही एलिवेशन के ऊपर है, एक ही सतह के ऊपर है, एक ही रेफरेंस के ऊपर है, तो वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, उसके अंदर आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल वहीं सामने जाके गिर गई। भाई जाहिर है जो फुटबॉल फील्ड होती है वो एक ही एलिवेशन पे होती है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता। समझ आती है ना बात की भाई? एक ही जगह पे होती है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। नॉन ऑब्लिक प्रोजेक्शन या इम्प्योर प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है? आप छत पे फुटबॉल खेल रहे हो, आपने छत से फुटबॉल को किक किया और वो गली में जाके गिर गई। लॉन्च पॉइंट ऊपर है, टारगेट पॉइंट नीचे है। आप गली में फुटबॉल खेल रहे हो, आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल सामने गया, सलीम भाई के घर की खिड़की तोड़ के उसके अंदर चला गया। अब सलीम भाई तो जो करें वो बात का मसला है, लेकिन ये इम्प्योर प्रोजेक्टाइल है। क्यों? क्योंकि लॉन्च पॉइंट नीचे है, टारगेट पॉइंट ऊपर है, एलिवेशन सेम नहीं होती। अभी तक हमने जितना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी बेसिक्स थी, स्ट्रक्चर था। अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे इम्प्योर प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, वो तब देखेंगे, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल होगा, बेसिक्स तो सेम ही रहेंगी ना भैया। ये है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, नजर भी आ रहा है आपको? क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मेरा बेटा इसके अंदर जो आपका लॉन्च पॉइंट है और जो आपका टारगेट पॉइंट है ये एक ही रेफरेंस के ऊपर है या ये एक ही एलिवेशन के ऊपर है, हमें दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब पहली बात, जब आपका प्रोजेक्टाइल ये जाता है ना मेरे बेटे, आप इसमें किसी भी पॉइंट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे, आप किसी भी लम्हे इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो मेरे बेटे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ लेना अच्छे तरीके से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। वजह देखो मेरा बेटा, आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहां से, इस जगह से, तो मेरे बेटे ये वाला जो एक्सिस है ना आपका, ये जिसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये है मेरा बेटा हमारा रेफरेंस एक्सिस। ये क्या है मेरे बच्चे? हमारा रेफरेंस एक्सिस। ये हमारा है रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। आप नोट करना, आपका प्रोजेक्टाइल हमेशा रेफरेंस एक्सिस से ऊपर होगा। जब प्रोजेक्टाइल यहां है तो रेफरेंस एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस ये रहा, जब यहां पर है तो ये रहा डिस्टेंस, 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 यहां पर है तो ये रहा डिस्टेंस। आप नोट कर रहे हो? जो y वाला कोऑर्डिनेट आएगा जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी, अब देखो मेरे बच्चे, अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी की बात करोगे तो जब मैंने आपको बेसिक पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट के पहुंचने तक प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होता है और उसके बाद मेरा बेटा आपका प्रोजेक्टाइल क्या आ रहा होता है? नीचे आ रहा होता है। ये सब बात हमने पढ़ी थी अच्छे तरीके से। प्रोजेक्टाइल ऐसे नीचे आ रहा होता है, ऐसे ही है। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है ना, आप वेलोसिटी देखकर बता सकते हो कि प्रोजेक्टाइल फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में। कैसे? देखो,
फर्स्ट हाफ में है ना प्रोजेक्टाइल, तो उसका वी वाई पॉजिटिव होगा। वी वाई पॉजिटिव से क्या मुराद है कि जब आप ऐसे एक्स और वाई कंपोनेंट बनाते हो ना मेरा बेटा, एक्स और वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ये एरो का साइज छोटा होता जा रहा होगा लेकिन डायरेक्शन कहां होगा? अपवर्ड, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है। सेकेंड हाफ में जब आप देखोगे तो y का डायरेक्शन कहां होगा मेरा बेटा? नीचे की तरफ होगा। आप नोट करोगे ये एरो का साइज बड़ा होता जा रहा है लेकिन आ रहा कहां होगा? वो डाउनवर्ड। ये सवाल अक्सर पूछता है आपके एंट्री टेस्ट के अंदर। क्या? ये दो बातें ध्यान में रखना। सर आपने x कंपोनेंट और vx का क्यों नहीं बताया? बड़ा सिंपल है, x कंपोनेंट हमेशा सीधे हाथ की तरफ होगा क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल जो x के अलोंग डिस्टेंस कवर करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो राइट की तरफ ही होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ना इसमें ना इम्प्योर में। सिमिलरली जो vx है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। फड्डा आता है या प्रॉब्लम आती है y वाली चीजों के अंदर। जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है उसमें y कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है या जीरो होता है। जीरो कब होता है? जब आपका प्रोजेक्टाइल लॉन्च पॉइंट पे या टारगेट पॉइंट पे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। वजह, अगर मैं अपनी ये मान लो मेरा ओरिजिन है और मैं यहीं पे खड़ा हुआ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। भाई मैं रेफरेंस के ऊपर ही तो हूं, तो ये आपकी रेफरेंस लाइन है। जब आपका प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ तब भी रेफरेंस लाइन पे था, वापस आया तब भी रेफरेंस लाइन पे था, तो लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट पे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। बाकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी क्योंकि वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन है। और अपवर्ड वाले वेक्टर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पढ़ चुके ये बात। सिमिलरली वी वाई की बात करते हैं तो वी वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा पहले हाफ के अंदर, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैसा होगा? पॉजिटिव। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ मोशन वो कैसा होगा मेरा बेटा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? ड्यूरिंग द रिमेनिंग हाफ, सेकेंड हाफ कैसा होगा? वो नेगेटिव। क्या बता रहा है कि भाई पहले हाफ में वर्टिकल कंपोनेंट कहां है? इन द अपर डायरेक्शन, मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो गया। फिर उसके बाद कहां आ रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन के प्रोजेक्टाइल कहां आ रहा है मेरा बेटा? नीचे आ रहा है। इसको मार्क कर लेना और इसको अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। और यहां तक अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बनते जा रहे हैं और आप कोई भी किताब पढ़ोगे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, चलो कॉपी कर लो। उसके बाद हम चलते हैं और बाकायदा ऑब्लिक प्रोजेक्शन की डेरिवेशंस की तरफ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फिर उसके सवालात देखते हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास यहां पे जो है ना वो बेसिक्स मुकम्मल हो जाती हैं और अब हम स्पेसिफिकली जो हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन है ना या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी डेरिवेशंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप नोट करोगे कि जितनी बेसिक्स हमने पढ़ी है ना वो सारी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही होंगी। ठीक है बच्चे, कहानी वही है, आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को लॉन्च किया और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे उड़ता हुआ यहाँ कहीं पे आके स्ट्राइक कर गया। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे मार्किंग्स करना स्टार्ट करूँ तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास है ए पॉइंट, इसे मैं कह रहा हूँ ये है मेरे पास लॉन्च पॉइंट। ये वाला पॉइंट मेरे पास है बी पॉइंट और ये कौन सा है मेरा बेटा? मेरे पास टारगेट पॉइंट। ठीक है, ये वाला है मेरे बच्चे मेरे पास लेट से सी पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास सी पॉइंट है। कहाँ लिखा जाए भाई साहब? यहाँ लिख लेते हैं। और सी पॉइंट कौन सा है भाईजान? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये है सी पॉइंट। ठीक है मेरे बच्चे, अच्छा ये सी पॉइंट को शो कर रहा है, ये वाला एरो कुछ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालने में इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज़, जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट के ऊपर है तो हमें दिख रहा है कि इसने ज़मीन से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया हुआ है। वो कितना है हमें ये मालूम करना है। सिमिलरली लॉन्च पॉइंट से लेकर टारगेट पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है इसको मेरे बच्चे हम क्या नाम देते हैं? रेंज का नाम देते हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट एक ही लेवल पे होता है। तो अभी हम जितने फॉर्मूले ड्राइव करेंगे वो सारे फॉर्मूले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए ही हैं। सर फिर इम्प्योर के लिए क्या करेंगे? भाई वो जब आएगा तो पढ़ा देंगे, यहां तक भी तो पढ़ा है ना सब, सही है। चलो पहली चीज हम मालूम करते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्या मतलब है भाई? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट से क्या मुराद है मेरा बेटा? जब आप प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च करोगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता उड़ाता यहां तक आएगा तो कुछ टाइम तो लगेगा उसे। वो टाइम कितना लगेगा वो आपने मालूम करना है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को मेरे बेटे हम कहते हैं टी हाफ। क्या नाम देते हैं बच्चे? टी हाफ। ठीक है, अब मैं जो प्रोजेक्टाइल का मोशन कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल का मोशन, गौर से देखिएगा, कंसीडरिंग द
मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टू सी, कहां से कहां तक कंसीडर कर रहा हूं मेरे बेटे में, ए से लेके सी तक कंसीडर कर रहा हूं, कहां से, यहां से लेके यहां तक। सर आगे क्यों नहीं कर रहे, हेडिंग पढ़ो, हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो वक्त जो प्रोजेक्टाइल ने लिया यहां से यहां तक आने में, तो ए से लेके सी तक हो गया, क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू टी, इस इक्वेशन के बारे में खास बात क्या है, ये एक एक्सिस पे लगती है। मान लेते हैं मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं ऑन वाई एक्सिस, किस पे अप्लाई कर रहा हूं बेटे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। देखो बच्चे, आप यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल रहे हो, चाहे वाई एक्सिस के थ्रू निकालो या एक्स के थ्रू, टाइम तो एक ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम एक्सिस पे डिपेंडेंट नहीं होता। देखो इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये कोई चीज है जिसको आपने ऐसे फेंका और इस चीज ने, जो भी चीज थी ये, इसने ऐसे नीचे आने में 4 सेकेंड लिए, कितना टाइम लिया, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टाइम एक बराबर होता है किसी भी एक्सिस से लो। देखो इस चीज ने, ये मान लो स्टार्ट पॉइंट था, ये मान लो एंड पॉइंट था, ऐसे नीचे आने में टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड। इसी 4 सेकेंड में उसने वाई पे ये फासला कवर किया और एक्स पे ये फासला कवर किया। अगर मैं आपसे पूछता हूं एक्स में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितने टाइम में कवर हुआ, आप बोलोगे 4 सेकेंड में। अगर मैं पूछता हूं वाई में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ, 4 सेकेंड में, तो क्या ये पूरा फासला 8 सेकंड में हुआ, नहीं 4 में ही हुआ, क्योंकि साइमल्टेनियस है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ही है ये। देखो जब ये चीज यहां से यहां आई तो जनाब इसने इतना वाई पे कवर किया, इतना एक्स पे किया, सही है, इतना एक्स पे किया, फिर ये चीज यहां पे आ गई तो वाई पे इतना और कर लिया, एक्स पे इतना और कर लिया, फिर ये चीज यहां आ गई तो वाई पे इतना और हो गया, एक्स पे इतना और हो गया, फिर ये चीज यहां आई तो बच्चे वाई पे इतना हुआ, एक्स पे इतना हुआ। तो यहां से देखोगे तो भी 4 सेकंड आ रहा है, यहां से देखोगे तो भी क्या आ रहा है, 4 सेकंड आ रहा है। तो बताने का मकसद ये था कि आप प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम किसी भी एक्सिस से निकालो वो एक बराबर ही आएगा। तो आप मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको किस पे अप्लाई कर रहा हूं, वाई पे, तो वाई एक्सिस के अलोंग आप टाइम निकालोगे वही एक्स वाला बन जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी वाई विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस का ए वाई इंटू टी। अब गौर से देखना, मैंने मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहां से कहां तक लिया है, ए से लेके सी तक लिया है। जब मैं ए से लेके सी तक की बात कर रहा हूं तो मेरा बेटा ए मेरा इनिशियल पॉइंट होगा और सी मेरा फाइनल पॉइंट होगा, हाँ या ना। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर आपने देखा हुआ तो ये खूबसूरती से समझ में आ रहा होगा, ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है। तो अगर मैं देखता हूं, आप नोट करो, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि जो सी आपका फाइनल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है, हाँ या ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, वर्टिकल वाली 0 होती है। अरे भैया वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी है, सी है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या होता है, 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है भाई, इनिशियल वाई वाली वेलोसिटी कितनी होती है, वी नॉट वाई को वी नॉट साइन थीटा लिख दिया, प्लस का ए वाई की जगह क्या आ गया, माइनस का जी, साथ में आ गया टी हाफ। सॉल्व कर लो इसे भाई, 0 विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा प्लस माइनस जा माइनस जी मल्टीप्लाई बाय टी हाफ। ये पूरा फैक्टर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी मल्टीप्लाई बाय टी हाफ विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। टी हाफ विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, हो गया भाईजान ये। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द time that is taken by the projectile to move from launch point to the point of maximum height, v naught sin theta upon g। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v naught sin theta upon g को, v naught sin theta upon g को बेटे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कहना चाहिए v naught y डिवाइडेड बाय g टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ऐसे ही आ जाएगा v naught y upon g। क्लियर है। अच्छा अब मेरे बेटे जरा एक चीज समझना यहाँ अच्छे से, ये हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, जिसमें लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट एक एलिवेशन पे होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि रेफरेंस सेम है, लेवल सेम है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो दूसरी डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं दैट इज, इसको हम कहते हैं मेरा बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम देते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद है, फ्लाइट क्या होती है, उड़ान। प्रोजेक्टाइल यहां से उड़ा, यहां लैंड कर रहा है,
कुल मिला के कितना वक्त लगा, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या मैं कह सकता हूं, गौर से देखना, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी ट्वाइस द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। भैया ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टाइम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां जाने में लगे 3 सेकंड, कितने लगे, 3 सेकंड लगे यहां से यहां तक जाने में, तो टोटल कितने लगेंगे, 6 सेकंड। 3 सेकंड ऊपर का, 3 सेकंड नीचे का। सर ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम हमेशा सेम होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमेशा सेम होगा, नॉन ऑब्लिक में सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन्च पॉइंट ऊपर है, टारगेट नीचे है, या लॉन्च नीचे है, टारगेट ऊपर है। तो हो सकता है ऊपर का टाइम ज्यादा हो, नीचे का कम हो, या अगर लॉन्च ऊपर है तो ऊपर का कम हो और नीचे का ज्यादा हो। तो रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट से चलना है। यहां सेम क्यों है? क्योंकि दोनों का एलिवेशन कैसा है, सेम है। तो जितना ऊपर का टाइम उतना ही क्या होगा, नीचे का टाइम है। तो टी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ का फॉर्मूला क्या निकाला था, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर हो गया मेरा बेटा, समझ आती है हमें ये बात। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप यही वाला सारा का सारा काम यहां से भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने ये किया आप उस तरह से भी कर सकते हो, करके भी देख लेंगे, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको मिसाल से करके दिखाता हूं, पहले इतने इससे कॉपी कर लो और लिख लेना कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और आगे ब्रैकेट में रीजन लिख लेना, क्योंकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट एक ही एलिवेशन पे, तो जितना ऊपर जाने का टाइम उतना ही नीचे आने का टाइम है। सेट है? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप इसको किसी भी तरह कर सकते हो। मैं आपको एक और तरह करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक वक्त में एक एक्सिस पे लग सकती है। मैं वर्टिकल एक्सिस पे लगा रहा हूं, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे लगाऊंगा तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस वाई हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात चल रही है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मुझे बताओ, जब मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, जैसे मैंने यहां पे प्रोजेक्टाइल का मोशन कंसीडर किया था ए से सी तक, जब मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो मैं प्रोजेक्टाइल का मोशन कहां से कहां तक कंसीडर करूंगा। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल का जवाब अपनी कॉपी में लिखो। गलत हो जाए तो परेशान नहीं है, सीखने के लिए तो आए, ठीक है। तो देखो मेरा बेटा, आप प्रोजेक्टाइल का मोशन कंसीडर करोगे ए से लेके बी तक। जो जितने लोगों ने ये बोला कि प्रोजेक्टाइल का मोशन हम ए से लेके बी तक कंसीडर करेंगे, एक्सीलेंट। वजह भाई साहब निकाल क्या रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो टाइम है ये प्रोजेक्टाइल ने कहां से कहां तक लिया, ए से लेके पूरा बी तक आने में, लॉन्च से लेके पूरा टारगेट तक आने में लिया, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ए जो है वो है मेरे बच्चे मेरा इनिशियल पॉइंट, बी मेरे बच्चे मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट, और हमने मालूम करना है प्रोजेक्टाइल ने यहां से यहां तक आने में कुल मिला के टाइम कितना लिया, ऐसे ही है। वाई क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जरा समझ लेना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सी वाली है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मेरे बेटे बी पॉइंट और ए पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है, दोनों पॉइंट पे। क्यों, अभी बढ़ाया था, ये पूरी आपकी रेफरेंस लाइन है, ये पूरी क्या है, रेफरेंस लाइन है। जब प्रोजेक्टाइल ए पॉइंट पे है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ऊपर गया ही कहीं नहीं है। जब बी पॉइंट पे तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वापस अपनी रेफरेंस पोजीशन पे आ गया, रेफरेंस लाइन पे आ गया। रेफरेंस पोजीशन कहना तो गलत है, क्योंकि स्टार्ट यहां से हुआ था, आ यहां गया, एक्स में आगे चला गया। जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे ऐसे उछलता हूं और वापस आता हूं, जब मैं उछलना शुरू हो रहा था तब भी मेरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 थी, जब वापस आ गया तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। मैंने दरमियान में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करी, लेकिन स्टार्ट और एंड पे मेरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो मैं y की जगह पे क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि a से लेके b तक में टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे ही है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप y के अलोंग सोचो, y के अलोंग इनिशियल पॉइंट, y के अलोंग फाइनल पॉइंट। भैया y के अलोंग ऊपर थोड़ी गया। आप ये बोल सकते हो सर इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, तो ये रही ना डिस्प्लेसमेंट। अरे मेरे बच्चे ये तो x के अलोंग है ना, y के अलोंग बात चल रही है। गौर से सुनो, फिर सुनो, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट हिलेंगे थोड़े से,
देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, एग्रीड। ये डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स के अलोंग। मुझे बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? कुछ भी नहीं हुई। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां भी जीरो थी, यहां भी क्या है? जीरो है। सर यहां गया ना, ये गया लेकिन वापस भी तो आ गया। इनिशियल से लेके फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपने बताना है, तो y एक्सिस पे इनिशियल भी यहां था, y एक्सिस पे फाइनल भी क्या है? यहीं पर है, y के अलोंग ऊपर चलो, उतना ही है, ठीक है। तो y की जगह आ गया 0, यहां आ गया आपके पास v नॉट साइन थीटा, यहां आ गया t हाफ, ay की जगह मैंने माइनस जी लिख दिया और माइनस को यहां ले आया t स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा? अगर मैं यहां से t को कॉमन निकाल लेता हूं तो 0 विल बी इक्वल टू, अगर मैं t कॉमन निकालता हूं क्या बन जाएगा? v नॉट साइन थीटा माइनस का हाफ जी इंटू टी, यही बनेगा मेरे बेटे। टी एक यहां से कॉमन आ गया, एक टी यहां से कॉमन आ गया। तो अगर आप देखोगे ये इक्वेशन अगर आप देखते हो तो एक बार मैं टी को 0 से इक्वेट कर सकता हूं, टी को 0 से इक्वेट करूंगा, एक बार इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करूंगा। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोसीजर, वी नॉट साइन थीटा माइनस का हाफ जी इंटू टी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब भी बताता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस का हाफ जी टी है, वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हाफ जी टी। वी नॉट साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाफ जी इंटू टी। क्लियर है? 2 को वहां फेंक दो, जी को नीचे ले आओ। 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू टी। आ गया मेरा बेटा? सेम फॉर्मूला आ रहा है जो हमने पहले भी निकाला था, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो ये टी इक्वल 0 और ये क्या बता रहा है, देखो समझना सॉरी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सब चीजें क्लियर है ना, तो ये आपका ना मतलब कॉन्सेप्ट मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा। हमने ये जो करा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, हमने ये माना है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। पहले इसको भाड़ में डालो। आप यहां बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 कहां पे है प्रोजेक्टाइल की? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 प्रोजेक्टाइल की किन पॉइंट्स पर है? आप बोलोगे सर एक पॉइंट ये रहा जहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक पॉइंट ये रहा। भाई और तो कहीं डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। अगर आप यहां से लेके यहां तक कंसीडर करते तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 तो नहीं होती, फिर तो ये वाली होती। यहां से लेके यहां तक करते तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होती, लेकिन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी कुछ ना कुछ हो रही होती। कौन समझ आ रहा है? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, दोनों के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर कोई फासला प्रोजेक्टाइल ने कवर नहीं किया हुआ। समझ आती है बात की? ठीक है। ये वाला पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल होगा तो क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे जो टाइम है वो टाइम टी इक्वल 0 होगा, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ये कह रहा है y इक्वल 0 कहां पे? एट टाइम t इक्वल 0। जब प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट पे है, लॉन्च पॉइंट पे है, अभी लॉन्च हुआ है, टाइम t इक्वल 0 है, तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। और जब ये वाला आ गया t इक्वल्स 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन g, तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे बच्चे? 0 है। क्लियर हो गया? ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने यहां 0 क्यों ली थी। देखो क्यों ली थी, ये है मेरा बेटा, आप यहां से आए यूं, ये आपका रेफरेंस है। पहले भी आप यहां थे, अब भी आप यहां पे हो, तो आपने वर्टिकल एक्सिस पे कोई फासला कवर नहीं किया। देखो फिर समझ लो, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आया बच्चे, ऐसे आया प्रोजेक्टाइल आपका, गौर से सुनना समझना। ये है आपका रेफरेंस, पहले आप यहां थे, अब भी आप यहां हो, वाई एक्सिस पे कोई फासला कवर नहीं किया। अब देखो अगर यहां से आप यहां तक जाते, सिर्फ यहां से लेके यहां तक जाते, तो आपने y एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट कवर करी होती। अगर आप यहां से यहां आते, गौर से सुनना, ये इनिशियल होता, ये फाइनल होता, तो y एक्सिस पे आपने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की होती, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, सही हो गया, समझ आती है? कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, मैं कोशिश करता हूं एक और छोटी सी एग्जांपल से ना आपको ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आप परेशान ना हो। ये मान लीजिए मेरा बेटा एक प्रोजेक्टाइल है, अब इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। देखो मान लो मेरे बेटे ये एक पॉइंट है, ये मान लो एक पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो मेरा बेटा y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये रही, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये रही। y के अलोंग ये क्यों है? सर बोलो इनिशियल तो ये रहा। अरे मेरे बच्चे इनिशियल ये रहा, लेकिन यहां से यहां तक जाते हुए y एक्सिस पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है मेरे लाल? अब समझ आ गई? ये डिस्प्लेसमेंट है y के अलोंग, सेट है। अगर आप इसको a पॉइंट मान लो, इसे b पॉइंट मान लो, आप बोलो इन दोनों के दरमियान में, तो देखो बन जाएगा ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एक बन गई। अब इसके अंदर मेरे बेटे ये हमारे पास x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास y के अलोंग है, क्योंकि ऐसे y पे वो क्या हुआ है? नीचे आया है, और x पे क्या हुआ है? आगे गया। समझ आती है बात की भाई? ठीक है,
तो परेशान नहीं होना कि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि y के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये चीज आपको अभी आगे इम्प्योर प्रोजेक्टाइल में चल के और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो डेरिवेशन बाकी हैं, एक हाइट वाली और एक रेंज वाली, ठीक है। वापस मैं वही फिगर बनाऊंगा, वो फिगर मैंने जज्बातियों के ख़राब कर दी थी। तो भाई साहब ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये उड़ता हुआ यहाँ आ गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है बच्चे। ये हमारा था पॉइंट ए जो हमारा था लॉन्च पॉइंट, ये हमारा था जनाबे वाला पॉइंट बी जो हमारा था टारगेट पॉइंट, ये हमारा था पॉइंट सी जो हमारा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल क्या है, वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल अचीव करता है अपनी कंप्लीट जर्नी के दौरान। अब यहां पे जो ओए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनका एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन होता है, सर क्या हमें ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, इनके फॉर्मूले याद करने हैं, क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यही वजह है कि मैंने पहले आपको एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाई थी विद द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी भी निकालना सिखाई थी, सब कुछ सिखा दिया। अब किताब के हिसाब से लेके चल रहे हैं। हाँ, कभी कभार इन फॉर्मूलों को लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बेहतर है पता हो ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। अदरवाइज अगर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन पे अच्छी कमांड है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, आप करोगे, आप बोलोगे जनाब हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं फ्रॉम ए टू सी। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने कंसीडर किया मेरा बेटा कहां से कहां तक, ए टू सी तक कंसीडर कर लिया। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। हमारी इक्वेशन क्या है, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको किस पे लगा रहा हूं, वाई एक्सिस पे। वाई पे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे हाइट का फॉर्मूला निकालना है, और हाइट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है किसके अलोंग है, किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब आप नोट करो, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं ए से सी पे जा रहा हूं, क्लियर है, ए से सी पे जा रहा हूं। जब मैं ए से सी पे जाऊंगा तो मेरी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये ए है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, तो मेरी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसी हो जाएगी मेरे बच्चे, ये हो जाएगी मेरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर की तरफ है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी आएगी, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई इसको मैं एच बी कह सकता हूं, विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यहां आ जाएगा टाइम, और इसको मैं कह रहा हूं टी हाफ। टी हाफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ए से लेके सी तक का मोशन कंसीडर किया है, और ए से लेके सी तक जाने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगता है वो टी हाफ है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं रखेंगे यहाँ, अबे लकीर के फकीर थोड़ी है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहां से यहां तक का टाइम है, और मैं तो सिर्फ यहां से यहां तक जा रहा हूं। प्लस हाफ ए वाई की जगह आ गया माइनस जी, डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए अब ये, और यहां आ गया फिर टी हाफ का स्क्वायर, क्लियर है। सॉल्व करेंगे जनाबे वाला, एच विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई कितना होता है जनाब, वी नॉट साइन थीटा, टी हाफ की जगह क्या आएगा, वी नॉट साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय टी हाफ का स्क्वायर, यानी कि वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। तो जब होगा तो ये बनेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। एक चीज का ख्याल करना, जब वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी पे होल स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर वी नॉट पे भी आएगा, साइन थीटा पे भी आएगा। सिर्फ थीटा पे नहीं चिपका देना जाके, साइन के फंक्शन पे स्क्वायर आया तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा स्क्वायर कुछ और है और साइन स्क्वायर थीटा कुछ और है। जब आप कहते हो ना जनाबे वाला साइन थीटा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सिर्फ थीटा पे है। जब आप कहते हो ना साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर फंक्शन के ऊपर है। तो साइन थीटा पे स्क्वायर आया ओवरऑल, तो फंक्शन पे स्क्वायर उतरेगा, अकेले थीटा पे नहीं उतरेगा, ध्यान में रखना। एक जी से एक जी मर गया यहां पे, ठीक है। क्या बनता है ये बनता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में आ गया जी माइनस का, क्या बना ये बन गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया 2g। अब अगर मुझे एलसीएम सेम करना है तो एलसीएम सेम करने के लिए मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, कर दिया भाई। ये हो गया 2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कर दो जनाब, क्या बनता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया 2g। ये बन गया हमारे पास जनाब किसका फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला, एच इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच इक्वल्स वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और इसको आप लिख सकते हो एच इक्वल्स
वी नॉट वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि वी नॉट साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, वी नॉट वाई का, h इक्वल वी नॉट वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया किसका, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल का। सिमिलरली अगर आपको रेंज का फॉर्मूला चाहिए तो भी आप काम कर सकते हो। रेंज क्या होती है, जो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये वाला कैसे आएगी भाई, वही आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन मोशन, s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सेस पे। और प्रोजेक्टाइल का मोशन कहां से कहां तक होगा, ए से लेके बी तक। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस रेंज कहलाता है, हाफ रेंज फुल रेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा है। अल्टीमेटली आपने कहां से कहां तक कंसीडर कर लिया, ए से लेके ये क्या है, बी है पूरा, ठीक है। ये एस की जगह आ गया आर, आर क्या है, रेंज, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लॉन्च पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहां पे आपने वीडियो पॉज करके लिखना है, यहां पे टाइम कौन सा आएगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आपका आंसर है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो भैया एक्सेलेंट, ए एक्स टी का स्क्वायर, आर विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों आएगा, क्योंकि जाहिर है रेंज आपने पूरी निकालनी है। अगर आप टी हाफ रखोगे तो सिर्फ यहां तक की रेंज आएगी, ठीक है। 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस हाफ ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। आगे टी लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या बनेगा, r विल बी इक्वल टू पहले तो ये देखो, ये आपका वी नॉट कॉस थीटा क्या है, इसको मैं वी नॉट एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वी नॉट साइन थीटा क्या है आपका, वी नॉट वाई के बराबर है, अपॉन में आ गया जी। ये एक तरीका है इस फॉर्मूले को लिखने का, आप अक्सर देखोगे लिखा मिलेगा 2 वी नॉट एक्स वी नॉट वाई अपॉन जी। एक और तरीका इसको लिखने का, देखो अगर मैं वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, आर विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। और ये तीन टर्म देखो जो लिखी हुई है, कॉस थीटा 2 और साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अरे भैया तुम देख नहीं रहे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में क्या आ गया जी, ये जो है ना मेरा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि क्या बन जाएगा, आर विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आर विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। एक फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, 2 वी नॉट एक्स इंटू वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय जी। क्लियर हो गया मेरा बेटा। तो भाई ये हमारे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के फॉर्मूले थे, कौन कौन से, हाइट वाला, रेंज वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वाला। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं, रेंज के हवाले से मजीद कॉन्सेप्ट देखते हैं और सवाल करते हैं इसका। अब देखो मेरा बेटा, हमने यहां पे हमारा रेंज का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, आर इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सिमिलरली हमने एक हाइट का फॉर्मूला निकाल लिया, h इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अब आप रेंज का फॉर्मूला देखो, यहां पे रेंज के फॉर्मूले से आपको एक चीज नजर आ रही है, पहले जरा जहन में क्लियर कर लो कि रेंज है क्या। रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है अलोंग, जाहिर है हॉरिजॉन्टल है तो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपको यहां पे वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि जो रेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। क्या मतलब, रेंज किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, रेंज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड कर रही है, रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और रेंज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। रेंज किन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है कि आपने प्रोजेक्टाइल को किस वेलोसिटी से लॉन्च किया, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे लॉन्च किया, और क्या आपके पास उस जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू भैया जहन में रखना चेंज होता है अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओ किसी और प्लेनेट पे, या डेप्थ के अंदर जाओ तो चेंज हो जाता है, ठीक है। खैर, अब रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन 2 थीटा के। मतलब अगर आपके पास ऐसे एक कोई
जैसे आपने टैंक देखा है ना, टैंक का आगे बैरल होता है, उसकी जो गन होती है वो ऐसे ऊपर जा सकती है और ऐसे नीचे आ सकती है। यानी कि जो अंदर गनर बैठा होता है उसके हाथ में ये इख्तियार होता है कि वो इसका एलिवेशन एंगल कंट्रोल कर सकता है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है, रेंज कंट्रोल होगी। रेंज क्या है कि कितनी दूर आपने गोला फेंकना है, कितनी दूर आपने मिसाइल मारना है, जो भी चीज उसमें से निकलती है वो कितनी दूर आपने फेंकना है, प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाएगा वो यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सेट है, हमें नजर आ गया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे बच्चे क्या, साइन टू थीटा। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने वी नॉट और जी को क्यों नहीं लिया? मेरे बेटे इसलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो वी नॉट है वो गिवन है और जो जी है वो कांस्टेंट है। क्या मतलब, देखो समझना जरा मेरा बेटा, मेरे पास अगर कोई तोप है जिसे हम आर्टिलरी कहते हैं, आर्टिलरी कैनन, जिससे मिसाइल फायर होता है या कोई मार्टर शेल फायर होता है, उसके गोला फेंकने की जो वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट होगी, हाँ या ना? वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर मुझे रेंज कंट्रोल करनी है तो उसका आसान तरीन तरीका क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंट्रोल करना। समझ आ रही है? देखो एक टैंक है, उस टैंक में से गोला कितनी तेजी से निकलेगा ये फिक्स है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूज लगा हुआ है, जो सर्किटरी है, उसकी वजह से उसकी जो फेंकने की रफ्तार है वो कैसी है, कांस्टेंट है, ये गिवन है। अब मैं मैक्सिमम रेंज कैसे हासिल कर सकता हूं, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंट्रोल करके, तो वो देखने लगे। तो देखो रेंज साइन टू थीटा पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब रेंज मैक्सिमम होगी जब मेरे पास साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। भैया इतनी बात समझ आती है? भाई रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, साइन टू थीटा पे। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या साइन के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 1 होती है। भाई साइन और कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा +1। अगर मैं साइन को साइन इनवर्स कर लूंगा तो टू थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है मेरे बच्चे, 90 डिग्री होता है। क्लियर है? साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 90 डिग्री। अगर मैं यहां से थीटा निकालता हूं तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 45 डिग्री। कितना आ रहा है ये, 45 डिग्री। ये है मेरा बेटा एंगल फॉर मैक्सिमम प्रोजेक्शन। क्या मतलब सर इसका, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर से समझाइए। समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो मेरा बेटा ये मान लो आपके पास वो जो टैंक है ना, उस टैंक का गन है, बैरल है, जो ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पे मतलब बिल्कुल 0 डिग्री पे है, ऐसे बढ़ रहा है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 होते होते ये 90 डिग्री है। कौन सा ऐसा एंगल है, आपने मान लो एक गोला फायर किया 0 पे 10 पे, सेम स्पीड से आप हर दफा गोला एक ही स्पीड से फायर कर रहे हो टैंक से, 0 10 20 30 एक ही स्पीड से जा रहा है। किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे गोला मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा वो निकाला है हमने। क्लियर है? यानी कि अगर आप किसी गिवन वेलोसिटी से कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हो तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द प्रोजेक्टाइल विल अचीव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, वो कितना आ रहा है मेरे बेटे, 45 डिग्री। कैसे निकाला फिर देख लो। रेंज वी नॉट साइन टू थीटा जी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। हमने मान लिया कि मान लें अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है तो किसी गिवन वेलोसिटी पर, गिवन मतलब एक ही वेलोसिटी पर अगर आप मल्टीपल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फायर करते हो तो आपने बताना है उसी गिवन वेलोसिटी पे किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन होगी, अटेन होगी, हासिल होगी, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंज साइन टू थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो आपने बोला रेंज मैक्सिमम होगा जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन के फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, साइन इनवर्स किया तो आ गया 90 डिग्री। टू थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियन क्लास 11 के पहले चैप्टर में बताया था, SI यूनिट है एंगल मेजर करने का। अभी अगले चैप्टर में सर्कुलर मोशन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप मार्क कर लेना, जब आप सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पढ़ लो ना तो इनको रेडियन में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन, ये हो जाएगा आपके पास π/4 रेडियन। ये पूछ लेता है एग्जामिनर, तो जब मैं रेडियन सिखा दूंगा तो वापस यहां पे आके इनको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई हम करते हैं, पाई से डिवाइड करते हैं 180 से, तो हो जाता है। खैर
हमने सॉल्व किया तो आया 45 डिग्री। 45 डिग्री वो एंगल है जिसके ऊपर अगर आप प्रोजेक्टाइल लॉन्च करोगे तो मैक्सिमम दूर जाके गिर रहा होगा। अब अगर मैं मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला निकालूं आर मैक्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन G मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने देखा रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा भाई साहब 45 डिग्री होगा। सर ये 2 कहां से आया मेरे बच्चे, फॉर्मूले का 2 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो V0 स्क्वायर अपॉन G मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 245 का क्या होता है 90 होता है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनता है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आया मेरा बेटा, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G, गेटिंग माय पॉइंट, V0 स्क्वायर डिवाइड बाय G। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है जनाब, ये हमारे पास था मैक्सिमम रेंज निकालने का फॉर्मूला। कॉपी कर लो जल्दी से भाई साहब, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए अपने सारे फॉर्मूले ड्राइव भी कर लिए, फिर हमने ये भी देख लिया कि रेंज हमारे पास किसी भी गिवन वेलोसिटी पे, यानी कि अगर आप एक ही वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर करो एट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो 45 डिग्री, 45 डिग्री या π/4 रेडियन वो एंगल है जिसके ऊपर आपकी जो रेंज है वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहीं पे हमारे पास बच्चे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टू एंगल्स फॉर द सेम रेंज, टू एंगल्स फॉर द सेम रेंज। सर क्या ये सब हमारे कोर्स का पार्ट है? जी जी मेरे बेटे आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है, ऐसे फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू एंगल्स फॉर द सेम रेंज के स्टार्ट करते हैं कहानी को। ये क्या लिखा हुआ है अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? तो भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहा जाता है जिनका सम होता है 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनको आप जमा करो आंसर 90 डिग्री आ जाए, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मिसाल के तौर पे 30 एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री में 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 10 डिग्री 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, 20 डिग्री 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, 35 डिग्री एंड 45 डिग्री नहीं 55 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पे सम 90 डिग्री आ रहा हो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लिखते उसको हम ऐसे हैं, θ1 प्लस θ2। अगर आंसर 90 डिग्री आ रहा है और 90 डिग्री को बच्चे ज़हन में रखना π/2 रेडियंस कहते हैं। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो भी डिग्री में एंगल हो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। सर क्यों, वो सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे, अभी टॉपिक नहीं आया वो, ठीक है। अगर आप दो एंगल को जमा करो और जमा करने पे आंसर 90 डिग्री आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। θ1 θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। अच्छा सर समझ आ गई बात की, अब बताएं अब होता क्या है मेरे बच्चे, समझना सर। अगर आप दो प्रोजेक्टाइल फायर करो, अगर आप दो प्रोजेक्टाइल फायर करो, मान लो आपने दो प्रोजेक्टाइल फायर करे, ठीक है। पहले केस में आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी रखी, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी, 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपका है केस नंबर 1। यहां करते हैं केस नंबर 2। यहां पे भी आपने इनिशियल वेलोसिटी रखी मेरे बच्चे 100 मीटर पर सेकेंड। देख लें भाई, पीछे से नजर भी आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। और एक बार आपने फायर किया 30 डिग्री पे, एक बार आपने फायर किया 60 डिग्री पे। देखो क्या आपको दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। साफ नजर आ रहा है कि दोनों जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री से क्या मुराद है, जो दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इनको अगर आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों केस में रेंज निकालनी है। देखो भाई हमें रेंज निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है ना, रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, R इक्वल्स V0 स्क्वायर अपॉन G मल्टीप्लाई बाय साइन 2θ। क्लियर है मेरा बेटा? आपने वीडियो को पॉज करना है और रेंज निकालनी है, मैं भी यही काम कर रहा हूं। R1 पहले केस की रेंज निकालूंगा, V0 स्क्वायर, V0 स्क्वायर हो गया मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अपॉन में क्या आता है, G आपने ले लिया 10, होता 9.8 है, राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन 2θ। भाई 2 ये रहा, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, एक जीरो से एक जीरो मर गया, जिसके पास कैलकुलेटर है वो तो डायरेक्टली आंसर निकाल लेगा। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है मेरा बेटा √3 डिवाइड बाय
2। सही है। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, 0.8666 बनता है ये। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 866.7 कुछ आ रहा होगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 से 1000 को कैंसिल कर रहा हूँ तो ये बन रहा है जनाब 500√3 मीटर। क्लियर है मेरा बेटा? ये आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, √3 को सॉल्व करोगे 1.732 है, मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आपका 866.767 आ रहा होगा। ठीक है। यहां पे अगर मैं रेंज नंबर 2 निकालता हूं R2 विल बी इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 V नॉट स्क्वायर अपॉन में आ गया G मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, 2 आ गया और साथ में आ गया 60 डिग्री। भाई साहब नजर आ रहा है ना, 2 × 60 डिग्री, बिल्कुल सही है, सही है। R2 इक्वल 10 से 10 मर गया, ये कितना हो गया जनाब 1000 हो गया। साइन ये हो गया मेरे बच्चे साइन 120 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउ है, साइन 120 डिग्री करोगे ना मेरा बेटा, वो भी कितना आ रहा होगा √3 डिवाइड बाय 2 करके चेक कर लो। ठीक है, √3/2 आ रहा होगा। सॉल्व करोगे जब आप इसे तो ये भी क्या बन रहा है 500√3 मीटर। आप नोट करो, क्या आपको जो रेंज दोनों केसेस में निकलती हुई आ रही है वो सेम नजर आ रही है? हाँ या ना? रेंज सेम आ रही है। अभी अभी हुआ क्या है, अब जरा सुनो। पहले एक बार एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करो, फिर बताता हूं हुआ क्या है। अब देखो मेरा बेटा, अगर आपने एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व किया होगा तो आपको सबसे पहले तो हेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा था? 2 डिफरेंट एंगल्स फॉर द सेम रेंज। देखो दोनों अलग अलग एंगल थे, आपने 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस वर डिफरेंट, लेकिन दोनों की रेंज कैसी आई? सेम आई। तो आप क्या लिखोगे? आप कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या लिखोगे? इफ 2 projectiles are fired with same initial velocity and their angle of projection are complementary to each other, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऐड करने पे आंसर 90 डिग्री आ रहा है, their range will be same। सीखा क्या? एक ही रेंज को हासिल करने के 2 एंगल होते हैं, एक ही रेंज को हासिल करने के 2 एंगल होते हैं, बस फर्क क्या है? दोनों दफा आपने एक ही वेलोसिटी से लॉन्च करना है, दोनों दफा एक ही वेलोसिटी से लॉन्च करना है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? डिफरेंट रखने हैं। कैसे डिफरेंट? कोई भी मुंह उठा के चिपका दे? नहीं, ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो ऐड करने पे आंसर क्या दे? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो और आपने इनिशियल वेलोसिटी कैसी रखी है? सेम रखी है, और आपके पास 2 डिफरेंट एंगल हैं, θ1 θ2, और θ1 θ2 आपस में बराबर नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो मेरे बेटे आपके पास जो रेंज है वो कैसी आ रही होगी? सेम आ रही होगी। क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम इन प्रोजेक्टाइल समझ आता है अच्छे से? क्लियर है? ठीक है, समझ आती है बात की मेरे बच्चे? इसका मतलब एक ही रेंज को हासिल करने के 2 एंगल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछता हूं, गौर से सुनना, अगर मैं कहता हूं 500√3 मीटर, इसको अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये तकरीबन आपका 866 मीटर आ रहा होगा। अगर मैं आपको कहता हूं 866 मीटर, 866 मीटर की रेंज अगर 30 डिग्री पे मिल सकती है तो बताएं वो दूसरा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर सेम रेंज मिलेगी विद सेम वेलोसिटी? तो आप बोलोगे कोई मसला नहीं है, एक एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री, दूसरा एंगल निकालना है तो 90 में से आप 30 डिग्री क्या करोगे? माइनस कर दोगे, क्या बच रहा है? 60 डिग्री, विच इज हियर। यानी कि अगर एक रेंज ऑब्टेन हो रही है एट सर्टेन एंगल, अगर आप विथ सेम वेलोसिटी, जिससे ये वाली रेंज आई है, सेम वेलोसिटी से आप दूसरा प्रोजेक्टाइल फायर करोगे सेम रेंज लाने के लिए, तो एंगल निकालोगे कैसे? 90 डिग्री माइनस द गिवन एंगल, जो भी गिवन एंगल है उसे 90 में से निकाल दो, आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे? कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हम सेम चीज को आगे लेके चल रहे हैं। अभी हमने ये चीज देखी कि आपने अगर एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और मान लो वो प्रोजेक्टाइल उड़ता हुआ यहां से ऐसे इस जगह पे कहीं आ गया, ठीक है? तो अच्छा ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा और इसको फ्लैटर कर दें। वो प्रोजेक्टाइल उड़ता हुआ मेरे बच्चे ऐसे यहां पे कहीं आ गया, ठीक है? अरे भैया एक मिनट, यहां कहीं पे आ गया, ठीक है मेरा बेटा? मज़ा नहीं आ रहा था वो इसमें ना ट्रैजेक्टरी में। देखो मेरे बच्चे, हमने क्या बात करी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये लॉन्च पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है, और
ये आपके प्रोजेक्टाइल ने जो रेंज अचीव करी है वो ये हो गई। ठीक है मेरा बेटा, अब मैं ये कह रहा हूं कि सेम रेंज आपको मिलेगी, सेम रेंज आपको मिलेगी अगर आप प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से लॉन्च करो बट एट अ डिफरेंट एंगल। अब आप नोट करो, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है और जो रेड से बनाया है, इन दोनों का जो लॉन्च एंगल है वो क्या है, अलग अलग है। देखो ये है मेरा बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसका लॉन्च एंगल θ1। ये है मेरा बेटा दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे का लॉन्च एंगल θ2। ये θ2 इधर आएगा। ये दोनों एंगल आपको दिख भी रहे हैं अलग अलग है, बस फर्क क्या है या कहानी क्या है कि θ1 और θ2 ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए मेरे बच्चे, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इस केस के अंदर आपके पास जो दोनों रेंजेस होंगी वो आपस में कैसी आएंगी, सेम आएंगी। और खास बात क्या है, जो लॉन्च वेलोसिटी है ना मेरा बेटा वो सेम होनी चाहिए। अगर आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फायर किया है तो इसे भी कितने से किया है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपने सीखा क्या, एक सर्टेन रेंज को हासिल करने के लिए देयर आर 2 पॉसिबल लॉन्च एंगल्स। आपने एक, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एक ही वेलोसिटी से 2 बार फायर करते हो एट 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐड करने पे 90 डिग्री दे रहे हैं, तो देयर ऑब्टेन्ड रेंज विल बी सेम। ऑब्टेन्ड रेंज कैसी आ रही होगी बेटा, सेम आ रही होगी। तो ऑब्टेन्ड रेंज कैसी आ रही होगी भाई साहब, सेम आ रही होगी। क्लियर है। अब आप नोट करो यहां पे सिर्फ रेंज सेम आ रही होगी, ठीक है, क्या दोनों की ट्रेजेक्ट्री एक जैसी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखोगे तो आपको नजर आएगा ये जो रेड वाला है इसकी ट्रेजेक्ट्री फ्लैटर है, जमीन से करीब है, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऑब्लोंगेटेड है। ऑब्लोंगेटेड का मतलब क्या है, जैसे कैमल हम्प होता है ना, ऊंट का कोहान होता है, वैसे उठी हुई है, जमीन से ज्यादा ऊपर है। इसका मतलब दोनों केस के अंदर जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो भी अलग अलग होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। इस पहले वाले केस में ये होगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरे वाले केस में आप नोट करोगे तो ये होगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। भैया सिर्फ रेंज सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम नहीं है, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम नहीं है। क्यों भाई साहब, ये जो फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री है इसका जो टाइम होगा वो कम होगा और जो ऑब्लोंगेटेड ट्रेजेक्ट्री है इसका जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि एक ही रेंज को कवर करने के लिए देयर आर 2 पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट, अ मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड अ मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर प्रोजेक्टाइल वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा जो फ्लैटर होगी, जमीन के साथ चिपकी हुई होगी, कम एंगल वाली होगी, मिनिमम एंगल वाली होगी। ऑब्लोंगेटेड के अंदर प्रोजेक्टाइल बड़े एंगल पे जा रहा होगा, बड़ा टाइम ले रहा होगा, ज्यादा टाइम ले रहा होगा। पॉइंट समझ आती है यहां तक की कहानी। ना टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, ना मैक्सिमम हाइट सेम है, ना ट्रेजेक्ट्री सेम है। हाँ क्या सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, एंगुलर प्रोजेक्शन भी सेम नहीं है, एंगुलर प्रोजेक्शन ऐड होने पे 90 डिग्री दे रहे हैं, रेंज कैसी है, सेम है। तो भाई साहब इतना हिस्सा कॉपी कर लो, जहन में रख लो। आगे चलते हैं, पहले एक सवाल करते हैं, फिर मजीद कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन के। अब देखो मेरा बेटा, अभी तक के हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और समझे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आया भाई। कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर वो जितनी भी चीज़ें पूछ सकते हैं वो मैंने सब यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं, देखते हैं बारी बारी। कहता है भाई फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कितनी दूर जाके वो बॉल गिरेगा वो बताना है। जनाब रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, V0 स्क्वायर अपॉन G मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। V0 कितना है मेरा बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो V0 स्क्वायर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 अपॉन में G अगर हमें नहीं गिवन तो हम कितना कंसीडर कर लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है, बोर्ड लेवल के लिए सॉल्व कर रहे हो तो 9.8 यूज कर लेना, कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, थीटा कितना है बच्चे, 30 डिग्री है, सिंपल हो गया। 1 0 से 1 0 चला गया, क्या बचता है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 230 का कितना होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है मेरे बेटे, √3 डिवाइडेड बाय 2। चाहो तो इसे फर्दर सॉल्व कर लो, √3 अपॉन 2 0.866 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66 मीटर आ रहा है। चाहो तो डायरेक्टली लिख देना 5√3 मीटर। ये आ गई मेरा बेटा हमारे पास क्या, रेंज। आगे कहते हैं अदर एंगल टू गेट द सेम रेंज। हमें ये बात पता है
अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से फायर करूं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मुझे रेंज कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे भाई, 90 डिग्री माइनस द गिवन एंगल, इससे मुझे मिल जाएगा मेरा अदर एंगल या θ2। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल कितना है मेरे बेटे, 30 डिग्री, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका अदर एंगल 60 डिग्री। यानी कि अगर आप 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फायर करो विद दिस वेलोसिटी तो आपको अगेन रेंज कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। चेक करके देख लो। पार्ट सी में क्या कह रहा है, पार्ट सी में कह रहा है मैक्सिमम हाइट निकालनी है इन बोथ द केसेस। बोथ केसेस कौन से बच्चे, अभी जो मैंने यहाँ एक फिगर बनाई थी जो मिटाई है वो जहन में लाओ। एक जो छोटा एंगल होता है उसमें ट्रेजेक्ट्री फ्लैटर होती है, जमीन से करीब वाली। जो बड़ा एंगल होता है उसमें ट्रेजेक्ट्री ऑब्लोंगेटेड होती है, ऐसे उठी हुई होती है। दोनों केसेस में निकालनी है हाइट, एक में मैं निकाल रहा हूं, एक में आप खुद निकाल लेना। फॉर्मूला क्या है, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है। हम अगर पहले वाली निकालें 30 डिग्री वाली तो V0 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसे कैसे लिखना है, देखो बच्चे, पहला वाला एंगल कितना है, साइन 30 डिग्री है, ऊपर आ गया स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरा बेटा ये स्क्वायर फंक्शन के ऊपर है, एंगल पे नहीं है। अपॉन में आ गया 2 इंटू जी, और जी कितना है मेरे बेटे 10 है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, H1 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, नहीं साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है मेरा बेटा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। सॉल्व कर लेंगे इसे तो क्या बनता है, 10/8 बनता है। मजीद सॉल्व कर लेंगे तो 8 1 ज़ा हो गया 8, 2 बचा, 8 2 ज़ा हो गया 16, 4 बचा, 1.25 मीटर आ रहा है। पहले वाले केस की हाइट कितनी आ रही है मेरा बच्चा, 1.25। क्लियर। इसी में अगर आपने दूसरे की निकालनी है तो भाई दूसरे केस की भी आ जाएगी हाइट। H2 विल बी इक्वल टू, सेम फॉर्मूला होगा, V0 स्क्वायर अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार आप थीटा कौन सा लोगे, 60 डिग्री वाला थीटा ले लोगे, बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे। एक 10 से एक 10 मर गया, ये क्या हो गया 10/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 पे स्क्वायर आएगा तो ऊपर बन जाएगा 3, नीचे बन जाएगा 4। भाई √3 पे स्क्वायर आया तो रूट से स्क्वायर मर गया, 3 हो गया, नीचे 2 पे स्क्वायर आया तो 4 हो गया। क्या बना ये 30 डिवाइडेड बाय 8, भाई 10 3 30 डिवाइड बाय 8। सॉल्व कर लीजिए, 8 3 क्या हो गया 24, 30 में से 24 गया तो 6 बचा, डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। फिर 8 7 क्या हो गया 56, 60 में से 56 गया, 4 बचा, 0 लगा दिया, 8 5 क्या हो गया मेरे बेटे 40 हो गया। आप नोट करो वो चीज़ वेरीफाई भी हो रही है जो मैंने आपको बताया था। क्या, जो बड़ा एंगल होगा उसकी हाइट भी बड़ी आएगी। तो बड़े वाले एंगल की हाइट देखो, छोटे वाले एंगल की हाइट देखो, फर्क नजर आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस होगा ना भाई। एक ऑब्लोंगेटेड ट्रेजेक्ट्री है और एक फ्लैटेड ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है मेरा बेटा। पार्ट डी में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम्स ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम और मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है मेरा बेटा। तो भाई हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2V0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। जब मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो जनाब छोटा वाला एंगल यूज करेंगे क्योंकि वो फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री है, छोटी ट्रेजेक्ट्री है। छोटी से मुराद कर्वेचर छोटा है, टाइम छोटा लेगा। यूज कर लो भाई, 2 इंटू V0 इंटू साइन थीटा, और छोटे वाले एंगल का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री, 2V0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। 10 से 10 चला गया, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है 1 सेकेंड। सिमिलरली टी मैक्सिमम निकालना है, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, 2V0 साइन बड़ा एंगल आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया जी, 10 से 10 चला गया, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 सॉल्व कर लेंगे 1.732 सेकेंड। क्लियर है मेरा बेटा। तो हमने हर चीज इसमें सॉल्व कर ली जो आपसे पूछी जा सकती हैगी। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास ना ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर एक तो हमारे पास वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने अभी आपके सामने कर दिए ना, ये सब चीजें पूछता है। एक आपके पास ना हाइट और रेंज के रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछता है। आखिर में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन जाहिर है अगर आप इसको बोर्ड लेवल पे सॉल्व करोगे तो शॉर्टकट तो नहीं यूज कर सकते। तो सवाल पढ़ो और इसका तरीका सीखते हैं। कहता है एट व्हाट एंगल, क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा जाए
कि मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल इक्वल्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले सवाल पढ़ो और सवाल को हजम करो। देखो भैया, अगर ये मान लीजिए मेरा प्रोजेक्टाइल है मिसाल के तौर पे, तो हमें ये बात पता है कि प्रोजेक्टाइल अपनी कहानी के अंदर ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कवर करता है, लॉन्च पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक, इसको रेंज कहते हैं। और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होता है जो प्रोजेक्टाइल, मतलब थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। क्या कह रहा है? सवाल पढ़ो। सवाल एग्जामिनर कह रहा है, देखो अगर आप हाइट का फॉर्मूला देखोगे तो मेरे बच्चे, हाइट का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या है? r इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर अपॉन g मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। आप नोट करोगे तो आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, जो हाइट है वो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है, जो रेंज है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है? इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। आपको कहा जा रहा है ऐसा कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखें जिसके अंदर हाइट और रेंज आपस में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। यानी कि अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे 20 मीटर कवर करता है तो मैक्सिमम हाइट भी प्रोजेक्टाइल ने कितनी कवर करी हो? 20 मीटर। अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल 50 मीटर कवर करता है लॉन्च पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक, अगर प्रोजेक्टाइल 50 मीटर कवर करता है तो मैक्सिमम हाइट भी कितनी कवर करके आया हो? 50 मीटर। अब सवाल पढ़ो दोबारा। At what angle of projection maximum height achieved by the projectile equals the range of the projectile? एंगल बताना है आपने। चलो भैया देख लेते हैं। तो भाई क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेट कर देंगे। एच का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा बेटा? g। क्लियर हो गया? जो मर रहा है उसे मार दो। वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर मर गया, जी से जी मर गया, साइन से साइन नहीं मरा। अगर कोई साइन से साइन मार रहा है तो बेटे तुम्हारे अंदर पोलियो की शदीद कमी है। वजह मेरा बेटा, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। यहां साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में 2 भी आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां बेच के मल्टीप्लाई करा दो। कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ बेच के डिवाइड करा दो। तो भाई साहब ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 हो गया। साइन अपॉन कॉस बुजुर्गाने फिजिक्स कह गए किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो टेंजेंट थीटा क्या हो गया? 4 आ गया। विच मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। समझ आ गया? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 76 डिग्री के अराउंड एंगल आएगा। चेक कर लेना। यानी कि अगर आप अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखोगे? अगर आप अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कोई 76 डिग्री रखोगे, 76 डिग्री रखोगे, तो जाके मेरा बेटा आपके पास जो आंसर आएगा जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा मेरा बेटा? हमारे पास हाइट और रेंज इक्वल आ रही होगी। क्लियर हो गया? हाइट और रेंज इक्वल आ रही होगी। अब जब आप, क्लियर हो गया? अगर आप 76 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो हाइट और रेंज कैसी आ रही होगी? सेम आ रही होगी। जितना हाइट कवर करेगा उतनी क्या होगी? रेंज होगी। टेंजेंट इनवर्स 4। कई दफा एंट्री टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन। अब हाइट और रेंज के अक्सर क्वेश्चन आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर। ये तो था ना हाइट रेंज के इक्वल है। कभी कभार वो आपसे ऐसे कह देता है कि भाई मिसाल के तौर पे जो आपका रेंज है वो 4 टाइम्स हाइट के बराबर है। अब बताओ, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है वो आपसे। तो करना क्या होता है? इसके लिए जो हमारा शॉर्टकट होता है, जो शॉर्टकट आपने जहन में रखना है, दैट इज 4h इक्वल्स आर टेंजेंट थीटा। 4h इक्वल्स आर टेंजेंट थीटा। अगर आपसे वो पूछे मिसाल के तौर पे आपसे पूछता है कि भाई जो रेंज है वो 4 टाइम्स हाइट के बराबर है। रेंज कितनी है? 4 टाइम्स हाइट के बराबर है। मतलब समझना, आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया और प्रोजेक्टाइल ने जो रेंज कवर करी दैट इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। मतलब हाइट अगर 1 मीटर है तो रेंज 4 मीटर है, हाइट 2 मीटर है तो रेंज 8 मीटर है, हाइट 5 मीटर है तो रेंज 20 मीटर है। एंगल बताना है। आपने क्या करा भाई? डायरेक्ट उठा के यहां फॉर्मूला प्लग इन करो। 4h इक्वल्स आर की जगह पे क्या आ गया आपके पास? 4h आ गया।
टेंजेंट थीटा, 4h से 4h मर गया, यहाँ 1 बच गया, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा। सॉल्व हो गया। सर क्या हम यहां से नहीं कर सकते थे कि रेंज का फॉर्मूला लिखते, फिर यहां 4 लिखते, फिर h का फॉर्मूला लिखते? यही आंसर आता, करके देख लेना। सर क्या इससे जो अभी आपने ये सवाल करा ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़ो। एट व्हाट एंगल, सवाल पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट एंगल मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल इक्वल्स द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नजर आ रहे? तो भाई ये रहा 4h इक्वल्स, हमने शॉर्टकट क्या पढ़ा, 4h इक्वल्स आर टेंजेंट थीटा। ये पढ़ा भाई साहब, सही है। सवाल में कंडीशन क्या थी कि हाइट और रेंज आपस में बराबर है। देखो एट व्हाट एंगल मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल इक्वल्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो क्या करना है, h की जगह r पुट कर देंगे, h की जगह r आ गया, r एज इट इज आ गया, टेंजेंट थीटा हो गया, r से r क्या हो गया, मर गया, टेंजेंट यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4। सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 76 डिग्री। आ गया आंसर। तो भाई साहब ये शॉर्टकट था। ये शॉर्टकट कहां से आया, हाइट और रेंज के फॉर्मूलों को डिवाइड करके आया। ठीक है, फिजिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, बनाए जाते हैं। तो भाई अगर आप भी बनाना चाह रहे हो, हाइट और रेंज के फॉर्मूले को डिवाइड कर लो, ये चीज बन जाएगी। कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन अगर जहन में रखना है तो इसको याद रख लेना। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, एज पर प्रॉमिस 2 बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन जो हमारे इतने टॉपिक से पास पेपर में आए हुए हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किए हुए, टॉपिकल पास पेपर्स के हवाले से। देखो पहला क्वेश्चन, अच्छा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और एक बार इन सवालों को खुद से अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, आप बोंगी मारोगे। जब आप कोई बोंगी मारोगे या भंड मारोगे, इससे आप सीखोगे, पेपर में गलती नहीं करोगे। क्या कहता है, कहता है भैया हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, दिस इज 4√3 टाइम्स, दिस इज 4√3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, आर बराबर है 4√3h के। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने निकालना है, हमें शॉर्टकट पता है 4h इक्वल्स आर टेंजेंट थीटा। ये शॉर्टकट कैसे आया, मैंने कहा हाइट और रेंज के फॉर्मूलों को डिवाइड करके आया। हाइट का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अगर मैं नीचे वाले भैया को पलटूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो भाई डिवाइड करके बता रहा हूं ताकि ये ना बोलो कि किसी शॉर्टकट का रट्टा मारने कह दिया। जब पलटेगा तो g ऊपर जाएगा, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा को ओपन कर देंगे, क्या बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो भैया v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर मर गया, g से g मर गया, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है h अपॉन r। देखो भाई साइन थीटा और अपॉन में ये कॉस थीटा बच गया। देखो साइन थीटा अपॉन में बच गया ये कॉस थीटा, भाई ये साइन थीटा बच गया, ये अपॉन में कॉस थीटा बच गया। 2 से क्या हो गया 4 हो गया, ये भी अपॉन में आ गया। क्या लिखा हुआ है h अपॉन r, ये 4 को यहां से यहां फेंक दो उठा के। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेंजेंट थीटा, यानी कि ये बन जाएगा h अपॉन r विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 4। भैया साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेंजेंट थीटा, इसको यहां फेंक देंगे तो 4h, इसको वहां भेज देंगे, विल बी इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। ठीक है भाई, ये मैंने बोला कि यार पता नहीं हो ना हो तुम लोगों से, फिर तो मैंने डिवाइड करके दिखा दिया। ठीक है बच्चे, ऐसे होता है ये चीज। नोट्स बनाते जाना, एंट्री के लिए जब पढ़ोगे तो सब चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला पता है 4h इक्वल r टेंजेंट थीटा। अब क्या करेंगे भाई साहब, हम वैल्यू को प्लेस कर देंगे लाके, r की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे r की, 4√3h मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा। h से h क्या हो गया, मर गया, 4 से 4 मर गया, यहाँ 1 बच गया और √3 को वहाँ बेच के डिवाइड करा देंगे। तो भाई साहब टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। जब टेंजेंट को लेके जाएंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अब tan इनवर्स 1 अपॉन √3 होता है मेरा बेटा कहाँ पे, 30 डिग्री पे होता है। अगर आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक मैथ्स के मैंने 2 वन शॉट लेक्चर 3-3 घंटे के अपलोड किए हुए हैं जिसमें ये सब करना सिखाया हुआ है। अगर आप बोर्ड वाले हो तो टेंशन नहीं है, फिर तो कैलकुलेटर अलाउ है ना। ठीक है, तो भाई साहब आंसर क्या था इसका, 30 डिग्री। एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे हैं। क्या कह रहा है देखो, कहता क्या है मेरा बच्चा, सवाल देखो, सवाल कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो ये दी हुई है, और आपको जो इनिशियल लॉन्च एंगल दिया है वो ये दिया हुआ है। आपने टाइम इंटरवल बताना है आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। समझना जरा भाई साहब, ये हिसाब किताब था। आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया, प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता हुआ यहां कहीं पे आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात पता है, यहां पे इस जगह पे आपके पास कितना एंगल है, वेलोसिटी का 60 डिग्री का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच जाता तो यहां पे ओवरऑल वेलोसिटी कहां है, एक्स के अलोंग है, तो यहां पे एंगल कितना हो जाता, 0 डिग्री होता। लेकिन अभी वो यहां से यहां नहीं पहुंचा, वो कह रहा है कि अभी आपके पास एंगल कितना है भैया जी, 30 डिग्री है। एंगल कितना है अभी, 30 डिग्री है। इसका मतलब आपका प्रोजेक्टाइल इस जगह पे कहीं है। अभी पॉइंट समझ आ गया। आपने बताना है कि यहां से यहां तक जाने में, कहां से कहां तक जाने में, कि जब एंगल 60 डिग्री था से लेके जब एंगल 30 डिग्री है वहां तक जाने में आपके प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा। अब ये सवाल आपके चारों टेक्स्ट बोर्ड में से किसी बोर्ड में नहीं है, ओए लेवल्स में तो दूर दूर तक गुमान भी नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल आया हुआ है GI 2017 में, सही है। चलो समझते हैं जरा। मैंने आपको अभी एक जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वेलोसिटी का एंगल मालूम करना है विद द एक्स एक्सिस, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टेंजेंट फाई बराबर है Vy अपॉन Vx के। पढ़ाया था, पढ़ा चुका, ठीक है। यहां पे एंगल कितना है मेरा बेटा, 30 डिग्री है, तो टेंजेंट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू Vy अपॉन Vx। क्लियर है। टेंजेंट 30 डिग्री मुझे पता है कितना होता है, 1/√3 विल बी इक्वल टू Vy अपॉन Vx, और Vx हमारे पास क्या होता है, V0 cos थीटा। क्यों सर, अबे Vx एक्स वाला कंपोनेंट जो स्टार्ट में था वो यहां होगा, तो स्टार्ट में V0 cos थीटा था, यहां पे भी क्या होगा, V0 cos थीटा। क्लियर है, चेंज ही नहीं हो रहा ना। मैं Vy निकालना चाह रहा हूं। Vy से क्या मुराद है कि भाई इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की क्या वेलोसिटी है वो मैंने मालूम करनी है, ठीक है भैया। V0 cos थीटा, इसको यहां फेंक दो उठा के, तो जनाब Vy क्या बन जाएगा, V0 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/√3 V0 cos थीटा। V0 कितना है भैया, V0 है आपके पास 20√3 cos थीटा। अब यहां थीटा कौन सा रखेंगे, ये थीटा क्या है, लाउंच एंगल है। थीटा क्या है, लाउंच एंगल है, एंड लाउंच एंगल इज 60 डिग्री। तो जनाब cos 60 डिग्री कितना है मेरे बेटे, cos 60 डिग्री है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। √3 से √3 मर गया, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे आके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी थी, निकाल लो। V0 y विल बी इक्वल टू V0 साइन थीटा। V0 कितना है, 20√3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा लाउंच एंगल है, तो 20√3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होता है, √3/2। सही है भैया। रूट ये इसको इससे काट देंगे, यहाँ 10 बच जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 3। स्टार्ट में मेरा बेटा आपके पास वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल वाली, 30 मीटर पर सेकेंड। भैया ये थी ओवरऑल वेलोसिटी, इसका y कंपोनेंट कितना था, 30। यहां आने के बाद y कंपोनेंट कितना हो गया, 10। आपको टाइम निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, Vf इक्वल्स Vi प्लस a इंटू टी। अगर मैं इसको y एक्सिस पे लगा दूं तो बनेगा Vy विल बी इक्वल टू V0y माइनस का g इंटू टी। ये सब समझते हैं अब क्या हुआ है। जो आपका Vy है, Vy फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, 30 थी जनाबे वाला, माइनस का g 10 ले लिया, आ गया t। सही है, इसको यहां ले आओ, 10 माइनस 30 कितना होगा, माइनस का 20 होगा, विल बी इक्वल टू माइनस का 10 इंटू टी। माइनस से माइनस मर गया, 0 से 0 मर गया। टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है। 2 सेकंड के बाद आप यहां से यहां आ गए, ये आ गए 2 सेकंड के बाद। मुझे पता है ये सवाल मुश्किल है, मुझे पता है ये सवाल मुश्किल है। आप क्या करो, सबसे पहले कुछ नहीं करो, इसी सॉल्यूशन को एक बार रिवाइंड करके देखो और अपने हाथ से इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी में फेयर कर लो। फिर मैं सॉल्यूशन दोबारा रिकैप कर रहा हूं, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से करो, 1 2 3
गौर से देखो, सवाल पढ़ो पहले। सवाल क्या कह रहा है? कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। माइंड में क्लियर कर लो, ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास क्या है? लॉन्च एंगल। लॉन्च एंगल मतलब जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, वो ये रहा विद द हॉरिजॉन्टल। आपने वो टाइम बताना है जिसके बाद वेलोसिटी एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सही हो गया। अब एक बात हमें अपने कॉमन सेंस से पता है, क्या? 60 डिग्री यहां पे था। अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होता, अगर पहुंच चुका होता, पहुंचा नहीं है अभी, अगर पहुंच चुका होता तो यहां पे एंगल कितना होता? 0 डिग्री। इसका मतलब अभी आपका प्रोजेक्टाइल इससे पीछे कहीं है, तो मैंने मान लिया भाई यहां कहीं पे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है। अब प्रोजेक्टाइल किसी भी लम्हे x से कितना एंगल बना रहा है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हम ये पढ़ के आए थे, टेंजेंट फाई इक्वल vy/vx। हमने यहां पे बोला कि भाई अब की बार एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, vy/vx। और vx क्या है? x वेलोसिटी की खास बात क्या है? वो थ्रू आउट सेम रहती है, तो हमने निकाल ली v0 cos थीटा से। ये थीटा आपका लॉन्च एंगल है, फाई आपका यहां वाला एंगल है। भाई इससे हमने क्या निकाला? इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, निकाल ली आपने यहां से। फिर आपने इनिशियल में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी थी, वो निकाल ली v0 sin थीटा से। अब क्या करा भाई? पहले 30 थी, अब 10 हो गई। इसमें टाइम कितना लगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल vi प्लस a इंटू टी। क्लियर है? समझ आती है बात की? खत्म हो गई कहानी। vf इक्वल vi प्लस a इंटू टी, इसको y पे मॉडल कर लिया लाके। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल अलोंग y एक्सिस ay की जगह माइनस ही आ गया। सिंप्लीफाई किया तो टाइम कितना आ रहा है भैया? 2 सेकेंड आ रहा है। समझ आती है बात की? कॉपी कर लो जल्दी से मेरा बेटा, आगे चलते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं इस पार्ट को। अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर आखिर में जाते जाते हमारे पास एक चीज है समझने के लिए। हमने अभी जो रेंज का फॉर्मूला पढ़ा, दैट वाज r इक्वल v0 स्क्वायर अपॉन g मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। क्लियर है? हमने ये चीज देखी मेरे बेटे यहां से कि रेंज हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? साइन 2 थीटा पे। तो हमने ये देखा कि रेंज हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइन 2 थीटा पे। और यहां से हमने बोला कि भैया रेंज मैक्सिमम होगा जब आपके पास साइन का फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम। और हमें ये बात समझ में आ गई। अब सुनना, रेंज डिपेंडेंट है किस पे? साइन 2 थीटा पे। रेंज मैक्सिमम होगी जब साइन का फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब साइन का फंक्शन मैक्सिमम का हाफ होगा तो रेंज भी क्या होगी? मैक्सिमम का हाफ। भाई फिर सुनो, रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? साइन फंक्शन पे। रेंज मैक्सिमम कब है? जब साइन का फंक्शन मैक्सिमम है। अगर साइन का फंक्शन मैक्सिमम का हाफ होगा तो रेंज भी क्या होगी? मैक्सिमम का हाफ होगी। क्लियर है? देखो, साइन के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैक्सिमम का हाफ क्या हो जाएगा? 1/2। जब साइन 2 थीटा 1 था, मैक्सिमम था, तो रेंज मैक्सिमम थी। जब साइन 2 थीटा या साइन 1/2 के बराबर है, साइन के फंक्शन की हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। भाई मैक्सिमम क्या है? 1, तो आधी क्या होगी? 1/2। जब साइन की वैल्यू 1/2 है तो रेंज भी आधी होगी। क्या मतलब? अभी समझते हैं। जब साइन को वहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। सॉल्व कर देंगे तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? 30 डिग्री। मजीद सॉल्व करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये जो एंगल आया ना मेरा बेटा, दिस एंगल इज फॉर हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। मतलब समझना आप जरा, कॉन्सेप्ट का फील लो। मान लो मेरे पास एक टैंक है। एक क्या है? टैंक है। मैंने टैंक के बैरल को, ये जो टैंक है ना, ये मान लो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गोला फायर कर सकता है। आप इसको किसी भी एंगल पे रखो, इससे जो गोला निकलेगा उसका रफ्तार कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड, फिक्स है। मैंने इसको 45 डिग्री पे सेट किया। जब मैंने 45 डिग्री पे सेट किया तो इसने गोला फायर किया। वो गोला 1000 मीटर दूर जाके गिर गया। मिसाल के तौर पे टैंक था, इसका गन मैंने सेट किया, बैरल सेट किया 45 डिग्री पे, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो इसने गोला फायर किया, वो गोला दूर जाके गिरा। कितनी दूर? 1000 मीटर दूर जाके गिर गया। ये है मैक्सिमम रेंज। ये टैंक मैक्सिमम गोला कितनी दूर मार सकता है? 1000 मीटर। अब अगर मैं इसी टैंक का बैरल 15 डिग्री पे सेट कर दूं, कहां पे? 15 डिग्री पे, तो मैक्सिमम का आधी रेंज होगी। मैक्सिमम 1000 मीटर थी तो ये 500 मीटर पे फेंकेगा। क्लियर है? ये बता रहे थे यहां पे।
क्या बता रहे थे भाई, देखो रेंज डिपेंड कर रही है साइन फंक्शन पे। साइन फंक्शन मैक्सिमम था तो रेंज मैक्सिमम थी। अब साइन फंक्शन मैक्सिमम का आधा है तो रेंज भी मैक्सिमम की आधी होगी। साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था 1, आधा क्या हो जाएगा 1/2। तो जब साइन 2 थीटा 1/2 के बराबर है, रेंज भी मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। तो साइन इनवर्स हाफ किया, 30 डिग्री आया, थीटा आ गया 15 डिग्री। दिस इज द एंगल फॉर हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। क्लियर है? अब एक और सवाल, मैंने अभी बताया था अगर एक वेलोसिटी से आप 2 बार प्रोजेक्टाइल को फायर करो एट 2 डिफरेंट एंगल्स, रेंज सेम आ सकती है अगर एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जल्दी से सोचो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? सोचो सोचो सोचो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने पास होता है 75 डिग्री। क्यों भैया? 15 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 90 आए? तो 75 है, या 90 में से 15 माइनस कर दो, आ जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल आपके पास क्या है? हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज के। अक्सर एग्जामिनर पूछता है मैक्सिमम रेंज का आधा किस एंगल पे मिलता है? तो 15 डिग्री या 75 डिग्री पे। 75 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, ऑब्लोंगेटेड ट्रेजेक्ट्री होगी। 15 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री होगी। समझ आती है बात की? क्लियर है? तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री, हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज 15 डिग्री एज वेल एज 75 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, प्रोजेक्टाइल फायर किया विद द सेम वेलोसिटी, रेंज ऑब्टेन्ड विल बी सेम। क्लियर है? सर जब आपने 45 डिग्री पढ़ाया तो आपने उसका तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पढ़ाया, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है, इसलिए। ठीक है, 45 में 45 ही ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा? अब यहां पे एक सवाल जरा समझ लो। एक सवाल एग्जामिनर ने पूछा माजी में, एग्जामिनर ने कहा, सवाल पूछा, एंट्री टेस्ट में आया क्वेश्चन था, विच पेयर ऑफ द गिवन एंगल्स विल हैव सेम रेंज इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। गौर से सुनना मेरा बेटा, और इसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। विच पेयर ऑफ एंगल्स विल हैव सेम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन? ठीक है, ऑप्शन ए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री एंड 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई नन ऑफ देम। सवाल अच्छे से पढ़ो, तहम्मुल से पढ़ो, गौर से पढ़ो, देन बताओ इनमें से कौन सा एंगल्स का जो पेयर है, इनमें से कौन से एंगल का जो पेयर है उस पे अगर आप प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो अल्टीमेटली आपके पास जो रेंज आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी? सेम आ रही होगी। क्लियर है? अब देखो, आप में से जितने लोगों ने इसका आंसर मार्क किया है बोथ ए एंड बी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वजह, आपकी तरह बहुत सारे मासूम बच्चे थे, उन्होंने यही आंसर मार्क किया था। ये गलत क्यों है? अब मुझे पता है आप लोगों की कोशिश होगी किसी तरह स्क्रीन के अंदर घुस के मेरी तरफ निकल आओ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, तो जरा समझ लो था मुझसे। देखो, आपने अपने जहन में क्या रखा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में रेंज सेम होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। लेकिन आप आधी बात भूल गए, आधी बात क्या थी? जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, मैंने क्या बताया था? प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। जरा इस वाले ऑप्शन को देखना, 0 और 90 डिग्री को। अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल 0 डिग्री पे फायर करोगे तो वो ऐसे जमीन के साथ चिपका हुआ जा रहा होगा। अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। 0 डिग्री का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, 90 डिग्री का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। 0 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस, 90 डिग्री वाई एक्सिस। तो भाई साहब ऑप्शन बी तो प्रोजेक्टाइल ही नहीं है। ठीक है, रेंज सेम कहां से आएगी? प्रोजेक्टाइल की बुनियादी डेफिनेशन क्या थी? मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन को ही फॉलो नहीं कर रहा। यही वजह है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसके अंदर यह बात पढ़ाई जाती है कि जो लॉन्च एंगल है दैट विल लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, लाउंज एंगल है, इट शुड बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। रेडियन में देखेंगे तो यहां 0 आ जाएगा और यहां π/2 रेडियन आ जाएगा, यानी कि लाउंज एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड बी लेस देन π/2 रेडियन, या 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए वाज करेक्ट। 30 डिग्री और 60 डिग्री वो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जिनके ऊपर जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास रेंज कैसी आ रही होगी? सेम आ रही होगी, प्रोवाइडेड कि आपने नीचे वेलोसिटी कैसी रखी है? सेम रखी है। तो भाई साहब ये ध्यान में रखना, 0 और 90 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे प्रोजेक्टाइल ही नहीं बनेगा, मोशन इन 2 डायमेंशन होगा ही नहीं। तो दिमाग के सारे ढकने खोल के सवाल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पे हमारा जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाला पार्ट था ये हमारा तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। बेटे एक लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट समझ लो, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है ना, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ते हुए एयर को हर जगह इग्नोर किया। अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस को हम अकाउंट में लेंगे ना तो उससे होगा क्या? आप में से सब ने यकीनन क्रिकेट देखी होगी। अगर कोई बैट्समैन शॉट मारता है, हिट करता है, और अगर जो हवा है वो मुखालिफ सिमत में चल रही है तो क्या होगा? उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी, वो आधी बाउंड्री पे ही कैच हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? एयर रेजिस्टेंस से क्या होता है, उसने शॉट इतनी जोर से मारा था, हिट इतनी जोर से मारी थी कि बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती, लेकिन हवा मुखालिफ सिमत में चल रही थी, तो अल्टीमेटली रेंज क्या हो गई? कम हो गई, वो प्रोजेक्टाइल पीछे क्या हो गया? गिर गया। ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा जब किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो भाई साहब दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इम्प्योर प्रोजेक्टाइल या नॉन ऑब्लिक प्रोजेक्शन को लेके चल रहे होंगे। बेसिक सेम रहेंगी लेकिन जो उसके ऊपर बिल्डिंग है वो अलग होती जाएगी।